अध्याय 0081 समान रूप से मेल खाने वाले। अध्याय 81 समान रूप से मेल खाने वाले। एक विशाल अग्नि तार प्रकट हुआ और सभी आश्चर्य से विस्मित हुए बिना नहीं रह सके। यूं शियादाओ का चेहरा गंभीर हो गया जब उसने एक बार फिर बादल तार को आकाश की ओर उछाला, तेजी से आ रहे अग्नि तार के दबाव का प्रतिरोध करते हुए। यून शियादाओ की बादल हथेली भी बड़ी हो गई, लगभग 10 झांग चौड़ी। जब उसने 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र की शक्तिशाली सच्ची क्यूई छोड़ी, बड़ी ताकत के साथ इसने चेन जियांग की विशाल अग्नि हथेली को भी ऊपर धकेल दिया। चेन जियांग की हे हंसी गूंजी और फिर उसकी हथेली से एक बार फिर नीला सच्चा क्यूई चमक उठा और भयंकर बिजली के साथ बाहर निकल आया। उसकी धीमी चीख के साथ एक विशाल नीला ताड़ का पेड़ फिर से प्रकट हुआ, ऊपर से नीचे की ओर दबाते हुए, और उस विशाल अग्नि ताड़ के ऊपर आ गया। विलय के बाद अग्नि और बिजली की सच्ची क्यूई और भी ज्यादा हिंसक और मजबूत हो गई। यूं शियादाओ की बादल हथेली एक पल में पूरी तरह से पराजित हो गई और चेन जियांग की विशाल अग्नि और बिजली की हथेली ने यूं शियादाओ को जमीन पर पटकते हुए उन्हें जोर से दबाना जारी रखा। बूम 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 विस्फोटों की एक श्रृंखला फूट पड़ी और क्यूई तरंगों के चारों ओर फैलने के साथ ही चौक के बीचों बीच एक विशाल ताड़ की मुहर प्रकट हुई। उसके रास्ते में आने वाला हर पत्थर चकनाचूर हो गया, जिससे जमीन पर एक अद्भुत ताड़ की छाप बन गई। यून शियादाओ का पूरा शरीर जमीन से सट गया। वह जोर से चिल्लाया और ताड़ की सील के बीच से बाहर कूद पड़ा। उसका पूरा शरीर बिखरा हुआ था, हालांकि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। वाह भाई चेन, तुम्हारी ताकत मेरी उम्मीदों से बढ़कर थी। अब मैं अपनी मारक चाल चलने वाला हूँ, यूं शियादाओ ने गंभीरता से कहा। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, झांक दे चिल्लाया, तुम फिर से लड़ने वाले हो? तुम यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दोगे? तुम्हारी ताकत लगभग एक जैसी है। अगर तुम अब भी यह तय करना चाहते हो कि कौन बेहतर है, तो तुम दोनों आपस में घायल हो जाओगे। झांक दे की आवाज सुनकर चेन जियांग भी रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ट्रू क्यूई के 2 गुणों को पूरी तरह से मुक्त करने के बाद वह दूसरे पक्ष को हरा भी नहीं पाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि यून शियादाओ की ताकत किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी। महान भाई चेन नश्वर मार्शल क्षेत्र के केवल 9वें स्तर पर है और वह पहले से ही मेरे बराबर लड़ सकता है। दूसरे शब्दों में, अगर वह नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर तक पहुंच जाता है तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि मैं हार जाऊंगा? यूं शियादाओ ने आह भरी। ये तो कमाल है, एक और नन्हा राक्षस हमारे युद्ध प्रांगण में शामिल हो गया है। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। इस समय इतनी कम उम्र के ये बच्चे वास्तव में उनसे भी ज्यादा खतरनाक थे, खासकर चेन जियांग। उसका ऐसा युद्ध कौशल बहुत ही चौंकाने वाला था और उनके दिलों को डर से कांप रहा था। वाह भाई चेन, तुमने तो बहुत से लोगों को मारा है ना? अभी कुछ देर पहले तुम्हारी स्लॉटर क्यू बहुत मोटी थी, मुझे तो डर ही लग रहा था। यून शियादाओ ने उत्सुकता भरी नजरों से पूछा। उसकी आंखों में गहरा डर साफ दिखाई दे रहा था। चेन जियांग ने कहा, बहुत ज्यादा नहीं। मुझे याद नहीं कि कितने लोग थे, लेकिन वे सभी लोग थे जो कुछ न कुछ परेशानी ढूंढने आए थे। मुझे ये बात ध्यान में रखनी चाहिए और भविष्य में तुम्हें कम परेशान करना चाहिए। यून शियादाओ ने हंसते हुए कहा। तुम दोनों बदमाशों, चारों ओर देखो। ये जगह कई सालों से बर्बाद नहीं हुई थी, लेकिन अब। झांक दे का बूढ़ा चेहरा बेबसी से भरा था। यून शियादाओ ने हंसते हुए कहा, बूढ़े आदमी झांक, मैं इसका मुख्य कारण हूँ, इसलिए मैं क्रिस्टल पत्थरों का भुगतान करूंगा। चेन जियांग ने अचानक कहा, मुझे एक पल के लिए आराम करना होगा। मेरी सच्ची क्यूई आपकी तरह समृद्ध नहीं है, ये लगभग समाप्त हो गई है। चेन जियांग यूनिवर्सल ट्रू क्यूई का इस्तेमाल तब तक नहीं करता जब तक कि जरूरी न हो। ये बहुत घातक था। इसके अलावा वह अपनी ताकत का ज्यादा प्रदर्शन भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे यकीन था कि अगर वह यून शियादाओ से जीत भी जाता तो भी उसे गंभीर चोटें लग सकती थीं। यून शियादाओ वाकई बहुत ताकतवर था। इतनी कड़ी लड़ाई के बाद भी उसने अपनी सच्ची क्यूई का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया, और उसने अपना तुरुप का पत्ता भी नहीं चलाया। इस मार्शल प्रांगण में बहुत सारे शक्तिशाली विशेषज्ञ हैं। ये वास्तव में शक्तिशाली विशेषज्ञों का पालना है। चेन जियांग ने अपने कमरे में अपनी भस्म हो चुकी सच्ची क्यूई को पुनः प्राप्त करते हुए अपने दिल में आह भरी। चेन जियांग अभी अभी चौक से निकला था। पास के कुछ मार्शल प्रांगणों से शिष्य हालचाल पूछने आ रहे थे। चौक के बीचों बीच लगी विशाल ताड़ की मुहर देखकर वे सभी चकित थे। वे सभी जानते थे कि ये ईंटें कितनी मजबूत हैं। बिना जोर लगाए इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। 2 दिन बीत गए और आंतरिक संप्रदाय मूल्यांकन के लिए आवेदन स्वीकार होने लगे। चेन जियांग, यून शियादाओ और झांक दे भी मूल्यांकन के लिए आवेदन करने गए। पंजीकरण के बाद वे चरम मार्शल संप्रदाय से निकल गए। तियानमेन शहर के एक होटल में साथ साथ खाना पीना हुआ, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी और उनकी नजर झू रोंग पर पड़ी, जो पैसे का लालची कंजूस मोटा आदमी था। आखिरकार वे झू रोंग को ही अपने साथ ले जा सके। छोटे बदमाश यून, मैं पहले ही कह दूंगा, ये भोजन तुम्हारे लिए है। झू रोंग ने भोजन का ऑर्डर देते हुए गंभीरता से कहा। मैं तुम्हें दावत क्यों दूं? यून शियादाओ ने पूछा। हालांकि वह एक स्थानीय तानाशाह था, फिर भी वह झू रोंग पर अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। बूढ़ा झांक अब बूढ़ा हो गया है, शायद वो अब भी बाहरी संप्रदाय में पाद रहा होगा। चेन जियांग अभी अभी चरम मार्शल संप्रदाय में शामिल हुआ है और मैं एक कंजूस मोटा आदमी हूँ। क्या तुम चाहते हो कि हम सब अभी चले जाएं? इसके अलावा तुम्हारा यून परिवार मेरे झू परिवार से ज्यादा अमीर है, झू रोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन जियांग ने देखा कि झू रोंग, यून शियादाओ और झांक दे के बीच बहुत अच्छे संबंध थे।
वरना वह इस तरह से बात नहीं करता। इसके अलावा वह ये भी जानता था कि झू रोंग कभी 330वें मार्शल प्रांगण में था और कभी सबसे शक्तिशाली बाहरी संप्रदाय का शिष्य भी था। छोटे सुअर, हालांकि इस बूढ़े व्यक्ति के पास सच्चे मार्शल क्षेत्र से महान महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं, लेकिन जब मैं मर जाऊंगा तो मैं एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य के रूप में मर जाऊंगा। मुझे कम मत समझो, झांग डे ने आत्मविश्वास से कहा। युन शियादाओ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, मेरे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने का इंतजार करो, फिर मैं निश्चित रूप से तुम्हारा पद हथिया लूंगा। अभी तुम जो चाहो करो। ये होटल बहुत व्यस्त था और ज्यादातर ग्राहक अमीर लड़के थे, ज्यादातर चरम मार्शल संप्रदाय के अनुयायी। चरम मार्शल संप्रदाय में उनकी हैसियत बहुत कम थी, लेकिन बाहर उनमें से ज्यादातर की आंखें ऊंची थीं, वे घमंडी थे और ऐसा व्यवहार कर रहे थे मानो दुनिया उनके इर्द गिर्द नाच रही हो और सिर्फ उनके रूप की पूजा कर रही हो। ये देखकर यूं शियादाओ ने मन ही मन दांत पीस लिए और उनमें से कुछ को पीट पीट कर जमीन पर गिराने के लिए बेताब हो गया। छोटे बदमाश यून, तुम और छोटा भाई चेन मिलकर उस कमीने को भगा सकते हो, लेकिन अगर तुम अकेले हो तो रेंगते हुए वापस आओगे। झू रोंग ने पास की मेज पर बैठे एक आदमी को देखते हुए कहा। जब वह आदमी दूसरों को देखता तो उसकी आंखें हमेशा तिरछी रहती, अंतहीन तिरस्कार और अहंकार से भरी। जब तक दूसरे लोग उसकी आंखों में इस तरह के भाव देखते, वे सभी असहज महसूस करते। चेन जियांग कोई बवाल खड़ा नहीं करना चाहता था। उसे डर था कि युन शियादाओ सचमुच कुछ कर देगा, इसलिए उसने जल्दी से कहा, ठीक है, आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद तुम्हें उससे लड़ने का मौका मिलेगा। चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि वह व्यक्ति अवश्य ही आंतरिक संप्रदाय से होगा। आप पर निर्भर एक धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आकर मुझे नहीं लगता कि आंतरिक संप्रदाय तक आगे बढ़ना आसान है। उस आदमी ने अपना सिर हिलाते हुए और तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, साले कमीने, ये बाप तो तेरी आंखें फोड़ने और उन्हें कुचलने के लिए बेताब है। युन शियादाओ ने मेज पर हाथ पटका और गाली दी। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि झू रोंग और झांग डे ने उसे खींच लिया। एक निजी लड़ाई, क्या आप चरम मार्शल संप्रदाय से निष्कासित होना चाहते हैं? झांग डे ने जल्दी से कहा। चेन जियांग ने शांत भाव से आगे कहा, अगर मुझे आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश मिल जाए तो आप मुझे 100 सच्चे ची दान देंगे? बदले में अगर मुझे प्रवेश नहीं मिला तो मैं आपको 100 दूंगा। सिर्फ 100? बहुत कम। 1000 कैसा रहेगा? तिरछा सांप, क्या तुम्हारी हिम्मत है शर्त लगाने की? युन शियादाओ चिल्लाया। मूल्यांकन में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसलिए मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर ये 10 साल बाद होता तो मैं शर्त लगाने की हिम्मत भी नहीं करता। उस आदमी ने कहा। कुछ दिनों में महान भाई चेन निश्चित रूप से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करेंगे, युन शियादाओ ने उत्साह से कहा। हालांकि चेन जियांग उदास था क्योंकि उसके पास फिलहाल 1000 ट्रू ची डैन नहीं थे। अध्याय 0082 प्रकट शक्ति। अध्याय 82 प्रकट शक्ति। झू रोंग ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया और कहा, निश्चिंत रहो, इन सच्चे क्यूई डैंस की कीमत उस छोटे बदमाश यून द्वारा समय आने पर चुकाई जाएगी। मैं उन्हें उसे बेच दूंगा। हा, मृत सुअर, क्या आप कह रहे हैं कि चेन जियांग निश्चित रूप से हार जाएगा? यूं शियादाओ ने झू रोंग की ओर देखते हुए अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ कहा, चूंकि यह एक शर्त है, इसलिए मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो मैं उन सच्चे क्यूई डैंस को खरीदने को तैयार हूँ क्योंकि तुम उन सभी का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। झू रोंग हंसा। पाद, अगर वह जीत गया तो मैं उन्हें तुम्हें देने के बजाय कुत्तों को खिलाना पसंद करूंगा, युन शियादाओ ने शाप दिया। युन शियादाओ और झू रोंग की नोकझोंक सुनकर चेन शियांग और झांग डे चुपचाप बैठे रहे। इतना ही नहीं, चेन शियांग को इन दोनों की खूब तारीफ भी हुई क्योंकि वे खाते पीते हुए भी बिना रुके एक दूसरे को गालियां देते रहे। मार्शल प्रांगण में लौटने के बाद चेन जियांग ने उलझन भरी आवाज में पूछा, अजीब बात है, मुझे यहाँ कोई महिला शिष्या क्यों नहीं दिखी? चरम मार्शल संप्रदाय में कोई महिला नहीं होती। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि चरम मार्शल संप्रदाय के पूर्वज को महिलाओं में कोई रुचि नहीं थी और इसीलिए उन्होंने यह नियम बनाया। धिक्कार है, ये बेवकूफी भरा नियम हमें नुकसान पहुंचा रहा है। दरअसल चरम मार्शल संप्रदाय के ज्यादातर अनुयायी अपनी महिलाएं साथ लाते हैं, वरना वे सिर्फ आत्मनिर्भरता से ही इसे झेल पाते हैं। यूं शियादाओ ने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कहा, वाह भाई चेन, आप हर रात मार्शल प्रांगण में तो नहीं रुकते? जरूर, चेन जियांग ने एक पल सोचने के बाद कहा। अब उसे समझ आ गया था कि तियानमेन शहर हमेशा इतना चहल पहल वाला क्यों रहता है। ऐसा लगता है कि सभी अमीर बच्चे अपने परिवार को साथ लेकर वहाँ आते हैं। तुम एक ईमानदार आदमी हो महान भाई चेन, सिर्फ बूढ़े झांग जैसे लोग ही मार्शल कोर्टयार्ड में ईमानदारी से रह सकते हैं। युन शियादाओ ने एक घटिया हंसी हंसी और जल्दी ही वहां से चला गया। चेन जियांग के अपने कमरे में लौटते ही आसमान में अंधेरा छा गया। वह ट्रू क्यूई डैंस को परिष्कृत कर रहा था। इस बीच सू मेयाओ और बाई यूयू रिंग से बाहर आने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि उस क्षेत्र के शक्तिशाली विशेषज्ञ, जिनकी संख्या बादलों जितनी थी, उन्हें भांप लेंगे। बहन मेयाओ, चरम मार्शल संप्रदाय किसी भी महिला शिष्या को स्वीकार नहीं करता और आपने लेंग युलान को यहाँ आने के लिए मजबूर किया। सचमुच, चेन जियांग ने शुरू में सोचा था कि वह चरम मार्शल संप्रदाय में लेंग युलान की देखभाल कर सकता है। तब से बहुत समय बीत गया, मैं ये छोटी छोटी बातें कैसे याद रखूं? सू मेयाओ ने धीमी आवाज में कहा। आज जब चेन जियांग बाहर गया था
तो वह सू मेयाओ और बाई यूयू के लिए कुछ बेहतरीन कपड़े और खूबसूरत गहने लाया था। कुछ ही दिनों में चेन जियांग ने चरम मार्शल संप्रदाय और मार्शल प्रांगण में अपनी नई जीवन शैली में ढलकर अपने वरिष्ठ शिष्यों के साथ अच्छे संबंध बना लिए थे। वह भाग्यशाली था कि उसे एक सामंजस्यपूर्ण मार्शल प्रांगण में आने का मौका मिला, जहाँ उसे रोजाना षड्यंत्रकारी लोगों से नहीं उलझना पड़ता था। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में एक बहुत बड़ा चौक था जिसमें लाखों लोग समा सकते थे। हर महीने एल्डर कोर्टयार्ड के वरिष्ठ गुरु इस चौक में प्रवचन देते थे और ऐसे अवसरों पर अधिकतर शिष्य वहीं एकत्रित होते थे। आज वार्षिक इनर सेक्ट मूल्यांकन था, जो वर्ष का सबसे महत्वपूर्ण आयोजन होता है। आउटर सेक्ट के शिष्य होने के नाते वे इसमें शामिल होने के योग्य थे। चेन जियांग, युन शियादाओ और झांग दे एक टीम के रूप में अंदर आए, अपना पहला आकलन स्वीकार करने के लिए तैयार। वे 330वें मार्शल प्रांगण के शिष्यों की टीम थे। उन्हें देखकर दूसरे मार्शल प्रांगणों के शिष्य चुपचाप रास्ता बना लेते थे, उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। वाह भाई चेन, क्या तुमने उस फैंग लियांग के बारे में सुना है जिसे तुमने पहले अशक्त कर दिया था? लगता है उसे पूरी तरह ठीक होने में 1.5 साल लग जाएंगे। लगता है वह फैंग परिवार और तुम आपस में ही लड़ पड़ेंगे। युन शियादाओ ने हंसते हुए कहा। चेन जियांग बस बेबसी से आहें भर सका। कहा जा सकता है कि उसने हल्की शुरुआत की थी, वरना वह निश्चित रूप से फैंग लियांग को अपंग बना देता। लेकिन वह जानता था कि यहाँ के परिवार और दुनिया के परिवार अलग अलग हैं। यहाँ के परिवारों के पास सच्चे मार्शल विशेषज्ञ होते हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है। पहला मूल्यांकन शिष्य की शक्ति का परीक्षण करने के लिए किया जाता था, और यदि कोई इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होता था तो उसे निष्कासित कर दिया जाता था। ताकत की जांच एक पूर्व स्थापित सरणी में छेद करके की जाती थी। ये सरणी एक पत्थर की दीवार पर व्यवस्थित थी और पानी के एक छोटे से कुंड जैसी दिखती थी। छेद के जमीन पर पहुंचने के बाद यह एक संगत मान प्रदर्शित करता था जो ताकत का माप दर्शाता था। एक निश्चित मान तक पहुंचने पर ही किसी को उत्तीर्ण माना जाता था। पहला परीक्षण सरल है, हम इसे कभी भी पास कर सकते हैं, झांग दे ने कहा। दूसरा और तीसरा टेस्ट ज्यादा मुश्किल है। मैं दूसरे टेस्ट में ही बाहर हो गया था और बूढ़े झांग के साथ भी यही हुआ। वह दूसरे मूल्यांकन में भी पास नहीं हुआ। यूं शियादाओ ने बेबसी से भरे चेहरे के साथ कहा। दूसरा परीक्षण किस बारे में है? चेन जियांग ने पूछा, क्योंकि उसे दूसरे और तीसरे परीक्षण के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसके बारे में बात करते हुए युन शियादाओ की आंखों में डर की एक झलक उभरी। एल्डर डैन स्वयं दूसरा परीक्षण करते हैं। इसका उपयोग मुख्यतः सहनशक्ति की परीक्षा के लिए किया जाता है, जबकि तीसरा एक एकीकृत परीक्षण है। हर साल यह अलग होता है, लेकिन उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। एल्डर डैन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की दूसरी सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थी और एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट की एकमात्र महिला भी थीं। अफवाहों के अनुसार उनका पद वर्तमान एक्सट्रीम मार्शल डीन से ऊंचा था और वे एक्सट्रीम मार्शल कोर्टयार्ड की प्रभारी थीं। उनका असली नाम कोई नहीं जानता, इसलिए उन्हें केवल एल्डर डैन ही कहा जाता था। अब मेरी बारी है। पता नहीं मैं अपना पुराना रिकॉर्ड एक बार फिर तोड़ पाऊंगा या नहीं। युन शियादाओ ने अपनी आस्तीनें चढ़ाते हुए ऐसे भाव से कहा जैसे कि वह इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। चेन जियांग युन शियादाओ से पीछे था और युन शियादाओ के सबसे शक्तिशाली प्रहार पर भी एक नजर डालना चाहता था। केवल 1000 से अधिक मूल्य वाले शिष्यों को ही आगे बढ़ने की अनुमति थी और कई बाहरी संप्रदाय के शिष्य केवल 600 तक ही पहुंच पाते थे। कुछ तो 700 तक भी पहुंच पाते थे, लेकिन बहुत कम लोग इसे प्राप्त कर पाते थे। इससे ये पता चलता था कि चरम मार्शल बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की शक्ति बहुत समान थी। यूं शियादाओ ने पत्थर की दीवार पर बने पानी के उस कुंड पर मुक्का मारा। हाथ पूरी तरह डूब गया। जब उसने अपना हाथ बाहर निकाला तो उस शांत पानी के कुंड पर एक एकल मान प्रकट हुआ, 2300। इस अंक को देखकर सभी को ठंडी हवा का झोंका आया, क्योंकि इससे पहले उच्चतम रिकॉर्ड केवल 1800 का था। वाह भाई चेन, अब आपकी बारी। युन शियादाओ अपने प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट दिखे और उन्होंने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया। चेन जियांग को बाहरी संप्रदाय में भी थोड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वह धर्मनिरपेक्ष दुनिया से आया था। इसके अलावा उसने एक ही वार में फॉन्ग लाइन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। झू रोंग के साथ उसके अच्छे संबंध भी थे और वह एक रसायनशास्त्री भी था। अपनी पूरी शक्ति लगाओ। अपनी ताकत दिखाकर ही किसी का सम्मान किया जा सकता है। खैर, जब तक तुम यिन और यांग दिव्य शिरा को उजागर नहीं करते तब तक सब ठीक रहेगा। बाई यूयू ने ऊंची आवाज में आदेश दिया। चेन जियांग ने जवाब में सिर हिलाया। उसके डेंटियन में सच्ची ची के सभी 5 तत्व एक साथ मिलकर सार्वभौमिक सच्ची ची का निर्माण करते हैं। फिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और जोर से एक मुक्का मारा। उस समय उसने सच्ची ची का कोई निशान नहीं छोड़ा, जिससे सभी बेहद भ्रमित हो गए, क्योंकि अगर कोई सच्ची ची का इस्तेमाल नहीं करता तो उसकी ताकत बहुत कम हो जाती। इस बार चेन जियांग ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे यकीन था कि अगर उसका वार किसी पहाड़ पर पड़ा तो वह धराशायी हो जाएगा। हालांकि जब उसका वार पत्थर की दीवार पर बने व्यूह में घुसा तो वह बिल्कुल शांत रहा। इस रहस्यमयी व्यूह की शक्ति देखकर वह मन ही मन हैरान रह गया। इस तरह की व्यवस्था सांसारिक लोगों के लिए मुश्किल थी। चेन जियांग ने मुक्का मारा तो उसने देखा कि पानी के कुंड के ऊपर एक नंबर उभर आया है। यह मान देखते ही शोरगुल वाला वर्ग तुरंत खामोश हो गया। सबके चेहरे भय से भर गए। उनके मन में सबसे पहला विचार यही आया कि सरणी में कोई समस्या है। हालांकि उन्होंने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। 4800 एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के लिए भी यह मान पाना मुश्किल था, और तो और यह मान युन शियादाओ के मान से दोगुना था।
परीक्षणों की देखरेख के लिए जिम्मेदार बूढ़ा व्यक्ति भी हैरान था। वह एक सच्चे मार्शल क्षेत्र का अभ्यासी था और जब चेन जियांग ने व्यूह में छेद किया तो उसने कुछ संकेतों के जरिए एक शक्तिशाली अदृश्य सच्ची क्यूई को महसूस किया, लेकिन वह यह नहीं पहचान सका कि यह किस प्रकार की सच्ची क्यूई थी। हालांकि वह बूढ़ा आदमी काफी अनुभवी माना जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत चिल्लाकर कहा, चेन जियांग 4800 अंक पास। ये शब्द सुनते ही पूरा चौक खोलते पानी के बड़े बर्तन की तरह मच गया। एक बाहरी संप्रदाय का शिष्य एक कुलीन आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के बराबर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था और दूसरों के लिए अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल था। अध्याय 0083 डैन एल्डर अध्याय 83 डैन एल्डर TLN। हम महान भाई के स्थान पर बड़े भाई का प्रयोग करेंगे। जाहिर है कि मेरे संपादकों के अनुसार यह ठीक से प्रवाहित नहीं हो रहा है। चेन जियांग भी उस सरणी का मूल्य देखकर डर गया, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह शांत हो गया। वह सच्ची क्यूई के सभी 5 तत्वों की साधना कर रहा था और सार्वभौमिक सच्ची क्यूई के सभी 5 तत्वों के सम्मिश्रण से बनी थी, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि उसकी शक्ति कई गुना बढ़ गई थी। बड़े भाई चेन, तुम डरावने हो और बहुत चालाक भी। पिछली बार जब हमने नोट्स की तुलना की थी तो तुमने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, यून शियादाओ ने कहा। झू रोंग का चेहरा भी कुछ अजीब सा हो गया था। उसने चेन जियांग के आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने के बारे में अपने पिछले अनुमानों के बारे में सोचा, लेकिन अब उसके सफल होने की संभावना बहुत अधिक थी। कम से कम नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर का कोई भी व्यक्ति उसके रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सकता था। हे वह तिरछी नजर वाला कमीना निश्चित रूप से हारने वाला है, यून शियादाओ ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसके दिमाग में गहरे दांव वाले जुए के बारे में सोच रहा था। मूल्यांकन में कई शिष्य भाग ले रहे थे और मूल्यांकन पूरा होने में पूरा दिन सुबह से देर रात तक लग गया। सुबह के समय पूरा चौक लोगों से भरा हुआ था, लेकिन अब वहां 300 से ज्यादा लोग नहीं थे। चेन जियांग को अब पता चल गया था कि आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना कितना कठिन था, क्योंकि पहले ही मूल्यांकन में इतने सारे शिष्य बाहर हो गए थे। पहला इम्तिहान समाप्त हो गया और मार्शल कोर्टयार्ड के शिष्यों को पूरा भरोसा था कि चेन जियांग निश्चित रूप से उत्तीर्ण हो जाएगा, लेकिन दूसरे इम्तिहान को लेकर उनमें आत्मविश्वास की कमी थी और उनके मन में संदेह का भाव पनप रहा था, क्योंकि उनमें से कई लोग दूसरे इम्तिहान में बार बार बाहर हो जाते थे। रात काफी हो चुकी है, फिर भी वे दूसरा मूल्यांकन करना चाहते हैं? चेन जियांग ने संदेह से पूछा, क्योंकि वे अपना पहला मूल्यांकन पास करने के बाद भी नहीं जा सकते थे। ये स्वाभाविक है, तीनों मूल्यांकन एक के बाद एक किए जाएंगे। कभी कभी तो ये कई दिनों तक चलेंगे और आप बीच में आराम भी नहीं कर पाएंगे, यून शियादाओ ने जवाब दिया। सभी लोग चौक के बीच में खड़े होकर एल्डर डैन के आने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे अगला मूल्यांकन शुरू कर सकें। देर रात चौक पर चांदनी सी रोशनी चमक रही थी और बीच बीच में ठंडी हवा चल रही थी, जिससे लोगों को बहुत आरामदायक और सुकून महसूस हो रहा था। अचानक सभी को बहुत गर्मी और घुटन महसूस हुई, मानो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई हो। लेकिन जब उन्होंने अपना सिर उठाकर आकाश की ओर देखा तो वे अभी भी साफ आकाश में तारे देख पा रहे थे। जैसे ही सबने आसमान की ओर देखा, अचानक एक व्यक्ति उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ जिसने सबको चौंका दिया। बड़े दान। सभी 300 शिष्यों और परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार लोगों ने आदरपूर्वक प्रणाम किया। एल्डर डैन ने एक लंबी सफेद स्कर्ट पहनी हुई थी और उनके बाल लंबे खूबसूरत काले रंग के थे, लेकिन चेन जियांग इस बात से निराश थी कि उनके चेहरे पर एक काला नकाब था। नकाब ने उनका पूरा चेहरा ढक रखा था, केवल उनकी 2 आंखें ही दिखाई दे रही थीं, लेकिन उन आंखों में एक प्रचंड लाल आभा उमड़ रही थी। आपको अत्यधिक विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है, एल्डर डैन ने हाथ उठाते हुए कहा। उसकी आवाज सुस्त मगर ठंडी थी और उसमें दुनिया को बदलने वाली एक दयालुता भरी हुई थी। इससे चेन जियांग को लगा कि वह कुछ हद तक दिव्य अस्त्रस्वर्गीय साम्राज्य की महारानी जैसी है। चेन जियांग को अचानक लगा कि इस नकाबपोश एल्डर डैन ने उसे एक परिचित सा एहसास दिया है, लेकिन वह यह नहीं बता सका कि वह किससे मिलती जुलती है। वह निश्चित रूप से जियांग सियन की शिक्षिका नहीं है। उसकी आवाज इतनी ठंडी नहीं है और यह उससे मेल भी नहीं खाती। चेन जियांग ने उस संभावना को दूर करते हुए अपने दिल में सोचा। एल्डर डैन ने कुछ पन्ने लिए और पिछले मूल्यांकन की रिकॉर्ड की गई सामग्री को सरसरी तौर पर देखा। जैसे ही उन्होंने पढ़ना समाप्त किया, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, बुरा नहीं है, इस साल के अंक बहुत ऊंचे हैं और एक अंक तो 4800 का भी है। हालांकि उसकी आवाज बहुत ठंडी थी और उसमें कोई भावना नहीं थी, लेकिन उसकी आवाज से यह स्पष्ट था कि वह भी आश्चर्यचकित थी। चेन जियांग को लगा कि इस तरह की ठंडी आवाज बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं थी, अजीब, मानो जानबूझकर बनाई गई हो, क्योंकि वह और बाई यूयू लंबे समय से साथ रह रहे थे। इसीलिए वह जानता था कि एक सच्ची ठंडी सुंदरता कैसी होती है, इसलिए बाई यूयू की ठंडी आवाज बिल्कुल स्वाभाविक लग रही थी। चेन जियांग बाहर आओ, एल्डर डैन चिल्लाया। उसकी ठंडी आवाज कानों में धमाके की तरह गूंजी और सभी का पूरा शरीर कांप उठा जबकि उनके कान बजने लगे। चेन जियांग खड़ा हुआ और बाहर आया। बिना किसी दबंगई या चापलूसी के उसने उत्तर दिया, शिष्य चेन जियांग, हम अपनी थोड़ी सी काबिलियत से दूसरों के सामने अकड़ दिखाने की मत सोचो। मैंने सुना है कि आते ही तुमने कुछ मामले सुलझा लिए। इसके अलावा सांसारिक दुनिया में भी तुम कानून का पालन नहीं करते थे। तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए बेहतर यही है कि पहले बाह्य संप्रदाय में प्रशिक्षण लो, फिर आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करो, ताकि आंतरिक संप्रदाय में कोई बड़ी समस्या न हो।
क्या तुम वाकई दूसरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहते हो? एल्डर डैन के शब्दों ने सबको अंदर ही अंदर चौंका दिया, क्योंकि सबको लग रहा था कि एल्डर डैन जानबूझकर चेन जियांग के खिलाफ हैं। एल्डर डैन किस तरह का किरदार था? एक्सट्रीम मार्शल डीन के बाद वह सबसे ताकतवर थी और एक कीमियागर भी थी। ऐसा किरदार उसके खिलाफ था और यह साफ था कि आगे चलकर चेन जियांग को एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। मैं दूसरे मूल्यांकन में भाग लेना चाहता हूँ। चेन जियांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन भावशून्य भाव से उसने उत्तर दिया, मैंने धर्मनिरपेक्ष दुनिया में जो किया, मुझे लगता है कि वह सही तरीका था। हम्फ, डैन एल्डर ने ठंडे स्वर में कहा, तुम चौक के दूसरे छोर पर जाओ, जब मैं कहूँ तब चलना शुरू कर सकते हो। डैन एल्डर ने ये शब्द फेंके, आकाश में उड़ गया, चौक के दूसरे छोर पर तैरता हुआ, और उसकी गति ने सभी के दिलों को सदमे से हौंफने पर मजबूर कर दिया। चेन जियांग को अभी कुछ देर पहले ही पता चला था कि परीक्षा कैसे ली जाएगी, और वह ये थी कि एक वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक एक प्रकार के दबाव में चलना था। यदि कोई दूसरे छोर तक पहुंचने में सफल हो जाता तो उसे दूसरी परीक्षा उत्तीर्ण माना जाता। विशाल वर्ग 300 झांग से भी अधिक चौड़ा था, इसके पार चलना बहुत आसान था, और यदि कोई किंग गोंग का उपयोग करता तो यह और भी तेज होता। 300 बाहरी संप्रदाय के शिष्य एक पंक्ति में खड़े हो गए और विपरीत छोर पर एल्डर डैन द्वारा आदेश जारी करने की प्रतीक्षा करने लगे। चेन जियांग, तुम जहां हो वहीं रहो, तुम्हारी परीक्षा अकेले ही होगी। एल्डर डैन के इन शब्दों से चेन जियांग को बुरा लगा। उसने मन ही मन बाई यूयू की बात मानने पर पछतावा किया और अपनी ताकत पूरी तरह से उजागर कर दी। इस समय चेन जियांग को अंदाजा हो गया था कि एल्डर डैन जानबूझकर उसके खिलाफ हैं, और उसे पता था कि आगे चलकर उसे कड़वाहट खानी पड़ेगी। उसे शक था कि एल्डर डैन और याओ परिवार के बीच कोई रिश्ता है भी या नहीं, यहाँ तक कि किसी गुर्गे को खास तवज्जो देने के लिए भी। बड़े भाई चेन, अपना ध्यान रखना, मैं आंतरिक संप्रदाय में तुम्हारा इंतजार करूंगा। यून शियादाओ ने उदास होकर कहा, उसके चेहरे पर लाचारी साफ झलक रही थी, क्योंकि वह जानता था कि चेन शियांग के लिए कुछ सालों में आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश पाना संभव नहीं था। शुरू करो, एल्डर डैन चिल्लाया, और हालांकि सैकड़ों झांग द्वारा अलग किया गया था, उसकी प्रेषित आवाज बिल्कुल स्पष्ट थी। इस समय भी चेन जियांग ने एक अदृश्य शक्तिशाली दबाव को महसूस किया, और लोग अपने घुटनों को मोड़ने से खुद को नहीं रोक सके, जैसे कि वे अपने कंधों पर एक विशाल पर्वत उठा रहे हों। जो लोग टिक नहीं सकते जब तक वे हार मान लो चिल्लाते रहेंगे, मैं उन्हें तुरंत चौक से बाहर भेज दूंगा, एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने मन ही मन कोसा, क्योंकि अब वह भी इसी तरह के दबाव को झेल रहा था, लेकिन उसे एक बार फिर परीक्षा में भाग लेना पड़ा। जाहिर है, इससे पता चलता था कि एल्डर डैन सचमुच उसका ध्यान रख रहे थे। मूल्यांकन शुरू होने के कुछ ही देर बाद कई शिष्य जमीन पर गिर पड़े, खून की उल्टियां करने लगे और उन्होंने तुरंत हार मान ली। उन्हें तुरंत मजबूत चौक से हटा दिया गया। चेन जियांग के लिए ये पहली बार था जब उसने किसी ऐसे दुर्जेय विशेषज्ञ को अभिनय करते देखा और इतनी सहजता से इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन करते देखा। आम लोगों की तो बात ही छोड़िए, एल्डर डैन की नजर में तो ये 9वें और 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र के मार्शल कलाकार भी बस चींटियां ही थे। चेन जियांग को इसमें कोई संदेह नहीं था, जब तक एल्डर डैन तैयार थे वह उन्हें एक नजर से मार सकती थी। यह नश्वर मार्शल दुनिया के शिखर पर खड़े एक मार्शल कलाकार की ताकत है। अध्याय 0084 हार नहीं मानता। अध्याय 84 हार नहीं मानता। सबसे आगे यून शियादाओ और झांग दे थे। हालांकि वे दोनों बड़ी मुश्किल से चल रहे थे, हर एक कदम उठाना बहुत मुश्किल था और बहुत भारी भी। उनके पीछे पहले लगभग 300 शिष्य थे, लेकिन अब मुश्किल से 100 ही बचे थे। पूरा चौक खून के धब्बों से अटा पड़ा था। हर धब्बा उन शिष्यों के थूके हुए खून का था जो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आधे घंटे से ज्यादा समय बीत चुका था और चेन जियांग पसीने से तरबतर था। हालांकि वह हिला नहीं था, फिर भी उस पर दबाव कम नहीं था। अब चौक में सिर्फ 10 या इतने ही लोग चल रहे थे। यून शियादाओ और झांग दे, दोनों युवा और वृद्ध, आगे आगे चल रहे थे, लेकिन उनके मुंह से खून बह रहा था और उनके पूरे शरीर से पसीना भी बह रहा था। ये सहनशक्ति परीक्षा वाकई डरावनी थी। चेन जियांग ने एक बार यून शियादाओ को ये कहते सुना था कि कई वर्षों से अधिकांश लोग कभी भी दूसरे मूल्यांकन में पास नहीं हुए हैं। थोड़ा समय बीत गया और यून शियादाओ और झांग दे एल्डर डैन से केवल 10 झांग दूर पहुंच गए। फिर भी अब उनका हर कदम बेहद मुश्किल था, मानो उनके पैर का वजन 10,000 जिन हो। झांग दे दबाव सहन न कर पाने के कारण जमीन पर घुटने टेक दिए। उन्होंने मुंह से खून थूका, लेकिन घुटने टेके हुए भी वे पहले की तरह स्थिर थे, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वे बाहरी संप्रदाय में बहुत लंबे समय तक रह चुके थे। इतने सारे लोगों के ताने सहने के बाद भी अब वे यहाँ थे, दूसरे मूल्यांकन को पास करने से बस एक कदम दूर। अब वे हार नहीं मानेंगे। यून शियादाओ और झांग दे हमेशा इस परीक्षा में असफल हो जाते थे, इसलिए वे इसकी कठिनाई से अच्छी तरह वाकिफ थे और इसीलिए उन्हें पूरा यकीन था कि चेन शियांग को दी गई विशेष देखभाल के बाद उसके लिए परीक्षा पास करना लगभग नामुमकिन होगा। हालांकि यून शियादाओ की उम्र केवल 16 वर्ष थी, फिर भी वह झांग दे से कहीं अधिक शक्तिशाली था। वह वास्तव में आगे बढ़ते हुए एल्डर डैन के पीछे तक पहुंच गया। जैसे ही वह जमीन पर गिरा, दबाव अचानक गायब हो गया। हाँफते हुए और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए उसने जल्दी से एक गोली निगल ली ताकि वह तुरंत स्वस्थ हो जाए, क्योंकि आगे एक और भी कठिन तीसरा मूल्यांकन आने वाला था। बूढ़े झांग, रुको। यून शियादाओ ने अपनी दोनों मुठ्ठियां भींच लीं और चिल्लाया। वह इस तरह की कठिनाई से वाकिफ था, वह इस परीक्षा से गुजरने की चाहत की गहराई को समझता था।
एक लंबी और तेज गर्जना गूंजी। आखिरकार घुटनों के बल चलते हुए बूढ़ा झांक चौक के दूसरे छोर पर पहुंच गया। उसी समय कई अन्य लोगों ने हार मानकर नीचे गिरना चुना, जिसके कारण वे गंभीर रूप से घायल हो गए। इस परीक्षा में भाग लेने वाले 300 शिष्यों में से केवल 2 ही परीक्षा उत्तीर्ण कर सके। चेन जियांग उन सभी के पीछे खड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि जब उन शिष्यों ने हार मानकर परीक्षा छोड़ने का फैसला किया तो उनके चेहरे पर कितनी निराशा और बेबसी थी। अब परीक्षा शुरू करने के लिए केवल चेन जियांग ही बचा था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एल्डर डैन चेन जियांग के प्रति इतना पक्षपाती क्यों थे। हालांकि चेन जियांग ने जिस तरह से इस मामले को संभाला वह काफी आश्चर्यजनक था, लेकिन उनका ये भी मानना था कि उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। चेन जियांग, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारे पास अभी भी हार मानने का विकल्प है, अन्यथा तुम्हें असहनीय पीड़ा सहनी पड़ेगी और इससे तुम्हारा भविष्य का साधना कार्य भी बर्बाद हो सकता है। एल्डर डैन का स्वर अत्यंत कठोर था। ये समझना बहुत मुश्किल था कि वह चेन जियांग से इतनी नफरत क्यों करती थी। आखिर चेन जियांग तो एक मामूली किरदार ही था। चेनवू मुख्य भूमि की एक प्रसिद्ध हस्ती उससे इतनी नफरत क्यों करेगी। चेन जियांग को खुद नहीं पता था कि उसने इस रहस्यमय एल्डर डैन को कैसे नाराज कर दिया। मैं हार नहीं मानूंगा। चेन जियांग की आवाज दृढ़ और शक्तिशाली थी, जो चारों ओर फैल रही थी। साथ ही हर प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सोचा चेन जियांग पर भी ठीक वैसा ही दबाव पड़ा होगा जैसा उन पर पड़ा था, फिर भी वह अभी भी सीधा खड़ा है, अपनी पीठ सीधी करके। इस तरह की ताकत का मुकाबला वे बिल्कुल नहीं कर सकते। चौक में अभी भी कई शिष्य मौजूद थे जो वहां से नहीं गए थे। इनमें सच्चे मार्शल क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल थे। ये आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे। बाहरी संप्रदाय के वे शिष्य जो अभी अभी परीक्षा में असफल हुए थे, वे भी ये देखना चाहते थे कि एल्डर डैन चेन जियांग के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, एल्डर डैन ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उनके कथन के समाप्त होते ही चौक में प्रचंड ऊर्जा की लहरें उठने लगीं। सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हुई कि चौक में खड़ी हुई मोटी और मजबूत विशाल ईंटें समुद्र की तरह हिलने लगीं और ऊपर नीचे उठने लगीं। इसके तुरंत बाद एक जोरदार भूकंप आया, मानो पूरा चरम मार्शल संप्रदाय हिल गया हो। चौक में खड़ी मोटी ईंटें उस जबरदस्त झटके से चूर्ण में बदल गईं। अगले दृश्य ने सबको गहरी ठंडी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ये खास ईंटें पलक झपकते ही चूर चूर हो गईं। सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि उन ईंटों के नीचे धातु जैसी एक और परत थी जो कहीं अधिक मजबूत लग रही थी। एक बूढ़े आदमी ने एक ईंट उठाई और उसे चौक में फेंक दिया। पलक झपकते ही वह ईंट चूर चूर हो गई। ये दबाव युन शियादाओ पर पड़े दबाव से कहीं अधिक शक्तिशाली था और इसके अलावा यह अत्यधिक गर्म भी था। यदि आप मेरी पीठ पीछे आ सकते हैं तो आप इस मूल्यांकन में उत्तीर्ण हो गए हैं। एल्डर डैन ने एक भी कदम नहीं उठाया, बल्कि पलक झपकते ही पूरे चौक को लावा के समुद्र में बदल दिया। चेन जियांग को पसीना आता जा रहा था। उसे लग रहा था कि मौजूदा दबाव पहले वाले दबाव से कई गुना ज्यादा था और कहीं ज्यादा भयावह भी। चेन जियांग को देखकर सबकी सांसें थम गईं। उसका शरीर आग की लपटों से झुलस गया था, लेकिन उसके वस्त्र एल्डर डैन द्वारा छोड़ी गई प्रचंड ऊर्जा को सहन नहीं कर पाए। पलक झपकते ही वे राख में तब्दील हो गए, लेकिन चेन जियांग के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। भीड़ को हैरानी हुई कि वह इतना ऊंचा तापमान झेलने में सक्षम था। इसके अलावा उसने ऐसी लपटें भी छोड़ी जो उसके शरीर को ढक रही थीं। चेन जियांग की सुगठित मांसपेशियां अब लाल होकर जल रही थीं। दबाव बढ़ने के बावजूद उनकी पीठ अब भी सीधी और तन्मे थी। उनकी आंखें अब भी स्पष्ट थीं और वे दूर स्थित एल्डर डैन की जलती हुई पुतलियों को सीधे घूर रहे थे। चेन जियांग ने कदम बढ़ाते ही उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप उठा। जिस धातु के फर्श पर उसने कदम रखा वह बहुत गर्म था, लेकिन वर्मिलियन बट डिवाइन एक्सरसाइज का अभ्यास करने के कारण वह इस तरह की भीषण गर्मी को सहन करने में सक्षम था। चेन जियांग को चलते देख सभी लोग अत्यंत भावुक हो गए। ऐसी परिस्थिति में भी चेन जियांग का चलना संभव हो पाया। ये बात तो सर्वविदित है कि आंतरिक संप्रदाय के शिष्य भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा चेन जियांग तो बाह्य संप्रदाय का शिष्य था और उसका नश्वर मार्शल क्षेत्र का स्तर भी केवल 9वां था। चेन जियांग बहुत धीरे धीरे चलता था क्योंकि हर कदम उठाना बेहद मुश्किल था। उसे अपने शरीर को सहारा देने के लिए अपनी लगभग पूरी सच्ची खर्च करनी पड़ती थी। ये सार्वभौमिक सच्ची थी, फिर भी यह उसके लिए बेहद मुश्किल था। आधा घंटा बीत चुका था और चेन जियांग के हर कदम को हर कोई साफ देख पा रहा था। हालांकि असल में ये बहुत कम दूरी थी, लेकिन चेन जियांग को ऐसा लग रहा था मानो वह 100 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा हो। हुन्फ! एल्डर डैन ने ठंडी सांस ली और चेन जियांग ने मुंह में खून थूक दिया। सब देख सकते थे कि एल्डर डैन ने दबाव बढ़ा दिया था। ये बहुत अन्यायपूर्ण था, लेकिन हालांकि सबके मन में यह विचार था, फिर भी किसी ने इसे जाहिर नहीं किया। वे जानते थे कि चेन जियांग अंत तक नहीं चल सकता, फिर भी वे चेन जियांग की प्रशंसा करते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि हालांकि वह स्पष्ट रूप से जानता था कि रास्ता लगभग असंभव होगा, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दांत बींचकर वह एक बार फिर आगे बढ़ने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। चेन जियांग का हर कदम सबकी रूह कंपा रहा था। हर बार जब चेन जियांग एक कदम बढ़ाता तो भीड़ को लगता कि वह तुरंत गिर पड़ेगा। फिर भी चेन जियांग ने हर बार उनकी उम्मीदों को धता बताते हुए गिरने से इनकार कर दिया। वह एक के बाद एक कदम बढ़ाता रहा और हर बार मुंह में खून भरकर थूकता रहा। जैसे ही खून उसके नीचे रखी धातु की टाइलों पर गिरा, वह तुरंत हवा में उड़ गया। मैंने कहा था कि तुम्हें बाहरी संप्रदाय में रहकर आत्म संयम साधना होगा।
तुम्हें आज्ञाकारी और विनम्र रहना होगा, वहीं रहना होगा। मैं तुम्हें दूसरी परीक्षा पास नहीं करने दूंगी। सभी को आश्चर्यचकित करते हुए एल्डर डैन की आवाज कांप रही थी। जाहिर तौर पर वह बहुत क्रोधित थी और उन्हें यह उम्मीद भी नहीं थी कि चेन जियांग उनके सामने आ सकता है। उसकी आवाज सुनते ही चेन जियांग के दोनों घुटने जमीन पर लग गए और उसने एक भयानक चीख मारी। एल्डर डैन ने चेन जियांग को आगे नहीं जाने देने का निश्चय किया क्योंकि उसने एक बार फिर दबाव बढ़ा दिया था। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मैं तुम्हारे आगे कभी नहीं झुकूंगा। मैं इस दूसरे मूल्यांकन में जरूर पास हो जाऊंगा। चेन जियांग ने अचानक धीमी हंसी निकाली और धीमे स्वर में बोला। चौक में सन्नाटा पसरा हुआ था और हर कोई उसकी घोषणा को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। चेन जियांग ने बड़ी मात्रा में खून की उल्टी करने के बाद एक बार फिर सभी को आश्चर्यचकित करते हुए खड़ा हुआ। तभी उसने देखा कि वह जोर से चिल्लाया, मैं मर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने कभी नहीं झुकूंगा। अध्याय 0085 आत्मघाती। अध्याय 85 आत्मघाती। कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। चेन जियांग अपने दिल में यही कहता रहा और बाई यूयो और सू मेयाओ ने भी कुछ नहीं कहा और वे चेन जियांग के इस खतरनाक काम को चुपचाप स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। साथ ही वे चेन जियांग के इस अदम्य साहस से भी गहरे सदमे में थे। इंसान चींटियों जैसे होते हैं। एल्डर डैन की आवाज ऐसी थी मानो वह अपने दांत बींच रही हो और ऐसा लग रहा था जैसे वह अब गुस्से में है। चेन जियांग कुछ ही कदम चला था कि वह एक बार फिर गिर पड़ा। इस बार वह जमीन पर पड़ा था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। क्या तुम भी चींटी से नहीं आए? एक दिन मैं, ये चींटी, जरूर तुमसे आगे निकल जाऊंगा। चेन जियांग ने अपनी अकड़न भरी और कहा। हालांकि वह बहुत कमजोर लग रहा था, लेकिन सुनने वाला कोई भी महसूस कर सकता था कि वह गर्व से भरा हुआ था। चेन जियांग खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन वह अभी भी थोड़ा थोड़ा करके रेंग रहा था। बड़े भाई चेन। यून शियादाओ ने चेन जियांग की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं और फिर उसे याद आया कि सिर्फ इसलिए कि यह सहन करना बहुत मुश्किल था, उसने हार मान ली थी। लेकिन चेन जियांग इस दूसरे आकलन से गुजरना चाहता था, इसलिए वह अब अपनी जान की बाजी लगा रहा था। वह इस मजबूत औरत के आगे झुकना नहीं चाहता था, चाहे वह एक चींटी ही क्यों न हो। बड़े भाई चेन, आप जरूर आ पाएंगे, रुकिए। यूं शियादाओ को शुरू में लगा था कि चेन जियांग के पास आने का कोई मौका नहीं है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि चेन जियांग जिद करके यहाँ तक पहुँच सकता है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं सका और चिल्लाया, चेन जियांग, हमारे साथ आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करो। अगर मुझ बूढ़े व्यक्ति में इस तरह की दृढ़ता होती तो मैं इतने लंबे समय तक बाहरी संप्रदाय में नहीं रहता। झांग दे भी चेन जियांग से संक्रमित था। चेन जियांग, रुको, तुम कर सकते हो। चौक में एक आदमी जोर से चिल्लाया। चेन जियांग को उस तपती जमीन पर धीरे धीरे रेंगते हुए और उसके शरीर से खून को वाष्पित होते हुए देखकर हर कोई गहरे सदमे में था। चेन जियांग, चेन जियांग, चेन जियांग। चौक में सैकड़ों लोग एक साथ चिल्लाए। उनकी आवाज आसमान में गूंज उठी और आधी रात में चरम मार्शल संप्रदाय इन खूनी आवाजों से घिर गया। सबकी ऊंची आवाजें सुनकर चेन जियांग का खून खौल उठा। उसने बची हुई कुछ सच्चीची को चलाया और रेंगकर आगे बढ़ने की कोशिश की। उसका शरीर तरह तरह के दर्द से व्याकुल और सुन्न हो गया था और अब उसकी सारी दृढ़ता उसे रेंगने में मदद कर रही थी। एल्डर डैन का कोमल शरीर कांप रहा था क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग उनके सामने चेन जियांग का समर्थन करेंगे, जो कि उनके विरोध में था। संघर्ष मत करो, चींटियां तो चींटियां ही रहेंगी। एल्डर डैन की आवाज गुस्से से भरी थी क्योंकि चेन जियांग उससे केवल 2 कदम की दूरी पर था। चेन जियांग ने अचानक एक भयानक चीख निकाली और देखा कि उसके दोनों पैरों और हाथों से अचानक खून फूट पड़ा। जाहिर है एल्डर डैन ने जानबूझकर एक बार फिर दबाव बढ़ा दिया है। ये तो बस सार्वजनिक मामलों का इस्तेमाल करके व्यक्तिगत दुश्मनी का बदला लेना था, लेकिन एल्डर डैन एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में दूसरे नंबर की शख्सियत थी। कोई भी उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं करता था। इस बार मैं देखूंगा कि तुम कैसे चलोगे। एल्डर डैन ने गहरी सांस ली और न केवल चेन जियांग की आंखों में दृढ़ अभिव्यक्ति उसे दुखी कर रही थी, बल्कि उसके आश्चर्य के लिए चेन जियांग ने भी हार नहीं मानी थी। हा। चेन जियांग ने सबको चौंकाते हुए जोर से हंस दिया। वह बस 2 कदम दूर था, जो न सिर्फ तीसरे आकलन का रास्ता था, बल्कि उसके और एल्डर डैन के बीच का नतीजा भी था। यद्यपि वह एल्डर डैन से बहुत कमतर था, लेकिन यहाँ उसे एल्डर डैन के खिलाफ निश्चित रूप से जीतना होगा। ये पिता कभी भी आपके सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। चेन जियांग जोर से हंसा और अचानक उसने जोर से चिल्लाया और देखा कि उसकी पीठ से अचानक आग की लपटें निकल रही थीं, जबकि उसकी पीठ पर विशाल पंखों की एक जोड़ी दिखाई दी। पंख तेजी से फड़फड़ाए, एक के बाद एक चिलचिलाती आग की लहरें फूटने लगीं और चेन जियांग का शरीर ऊपर उठने लगा। ये सब पलक झपकते ही हुआ। हालांकि उस छोटे से पल में चेन जियांग का जर्जर शरीर एल्डर डैन के पीछे था। एल्डर डैन को आश्चर्य हुआ और बाकी सभी को भी। चेन जियांग के पास वास्तव में एक ट्रू क्यूई विंग प्रकार का मार्शल कौशल था, जो एक बहुत ही कीमती और दुर्लभ मार्शल कौशल था। सबसे महत्वपूर्ण क्षण में इसने चेन जियांग को अंतिम 2 चरणों में छलांग लगाने में मदद की, जिससे वह दूसरे मूल्यांकन में सफल हो गया। हा, ये पिता दूसरे मूल्यांकन से गुजर रहे हैं। हा। चेन जियांग के पूरे शरीर में थोड़ी सी भी ताकत नहीं बची थी और वह जमीन पर लेटा हुआ था, आकाश में चंद्रमा को देख रहा था और एक के बाद एक पागल हंसी निकाल रहा था। चौक में मौजूद हर कोई अवाक था
और चेन जियांग की उन्मत्त हंसी सुनकर न केवल उनके दिलों में आश्चर्य हुआ, बल्कि साथ ही वे उत्साहित भी थे, उससे ईर्ष्या करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। हंसो मत, अभी तीसरा आकलन बाकी है। यून शियादाओ ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और डैन का एक गुच्छा अपने मुंह में ठूंस लिया और चेन जियांग पल भर में पहचान गया कि ये सभी निम्न श्रेणी के आत्मा स्तर के डैन थे। उसके ट्रू क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए ट्रू क्यूई डैन का एक गुच्छा था, नॉन रिकवरिंग डैन जो उसकी आंतरिक चोटों को तेजी से ठीक कर रहे थे। इससे चेन जियांग का दिल द्रवित हो गया। ये सफेद जेड डैन है, इसे ले लो और इसका इस्तेमाल करो। झू रोंग आया और उसे एक जेड बॉक्स फेंक दिया। मध्य श्रेणी का स्पिरिट लेवल व्हाइट जेड डैन, यह एक बहुत ही कीमती हीलिंग डैन था और कंजूस झू रोंग उसे देने को तैयार था। चेन जियांग और यून शियादाओ अविश्वसनीय भाव से उसे देख रहे थे। मुझे धन्यवाद मत दो, झू रोंग ने गर्व से कहा। यून शियादाओ और झांग दे ने भी जल्दी से जेड के डिब्बे में रखा हर्बल पाउडर चेन जियांग के शरीर पर मल दिया। ये हर्बल पाउडर सफेद जेड जैसा था, बिल्कुल साफ और बेहद खूबसूरत। एल्डर डैन, शिष्य बड़ी हिम्मत से आपसे पूछता है, आप मेरे खिलाफ क्यों इतने सख्त हैं? क्या आपको निजी दुश्मनी का बदला सार्वजनिक तरीके से लेना पसंद है? चेन जियांग के दिल में गुस्सा न होना नामुमकिन था। अभी कुछ देर पहले ही वह एल्डर डैन के सामने थोड़ा गुस्ताख था और निडर भी। मैंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था, तुम जवान और तंदुरुस्त हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम बाहरी संप्रदाय में अपनी क्षमता निखारो। एल्डर डैन वास्तव में नाराज नहीं थे, लेकिन इस समय वह फिर कुछ कहने में असमर्थ थे। निजी दुश्मनी का बदला सार्वजनिक तरीकों से? अगर मैं हूं तो क्या हुआ, मेरे पास ताकत है, इसलिए मैं जो चाहूं कर सकता हूं। और हाँ, चरम मार्शल संप्रदाय मुझे बांध नहीं सकता, ये नियम सिर्फ तुम्हारे लिए ही बनाए गए हैं। एल्डर डैन ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें न्याय चाहिए, ताकत ही न्याय है, और जब तक मैं चाहूं तुम्हें अभी मार सकता हूं। कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा और न ही कोई तुम्हारा बदला लेगा। वाकई तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें निरपेक्ष नहीं होती। जैसे मैं दूसरे मूल्यांकन में पास हो गया और तुम मुझे रोक नहीं पाए। चेन जियांग ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन किसी दिन मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। बेहतर होगा कि तुम मुझे अभी मार दो। झांग दे और यून शियादाओ चेन जियांग पर दवा लगा रहे थे, लेकिन उनके हाथ कांपने से नहीं रुक रहे थे। उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि चेन जियांग एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के नंबर 2 कैरेक्टर से बात करने की हिम्मत करेगा। एल्डर डैन जोर से हंस पड़े, लेकिन उनकी हंसी बहुत रूखी और स्वाभाविक नहीं थी, जिससे सुनने वाले सभी लोग थोड़ा भ्रमित हो गए। अच्छा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कहाँ तक आगे बढ़ोगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम एक दिन मुझे हरा सकते हो, मुझे सजा देने के लिए जो चाहो कर सकते हो। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहो तो कर सकते हो। एल्डर डैन जोर से बोले, जिससे एक बार फिर लोग हक्के बक्के रह गए। चेन जियांग भी बहुत आश्चर्यचकित था, हालांकि उसने चिढ़ाते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। तुम्हारा चेहरा हमेशा नकाब से ढका रहता है, हो सकता है कि यह विकृत हो, उस समय मुझे कष्ट होगा। यून शियादाओ और झांग दे चेन जियांग का मुंह सिलना चाहते थे। एक के बाद एक वह ऐसे शब्द बोल रहा था मानो जीना ही नहीं चाहता, और झू रोंग भी दूर चला गया, इस डर से कि एल्डर डैन अचानक भड़क उठेंगे और कहीं वह भी प्रभावित न हो जाए। तुम जीना नहीं चाहते? एल्डर डैन की आवाज बेहद ठंडी थी। अगर मैं जीना चाहता तो पहले ही भाग गया होता। मेरी तरफ देखो, क्या यह उस तरह का इंसान दिखता है जो जीना चाहता है? चेन जियांग ने ऐसे जवाब दिया जैसे वह जीना ही नहीं चाहता था। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता? एल्डर डैन आगे बढ़े और उनके पतले और सुंदर हाथों से बैंगनी लपटें निकलने लगीं। बैंगनी लौ को देखकर चेन जियांग मन ही मन बहुत चौंका। उसने सू मेयाओ और बाई यूयू को बात करते सुना, और केवल अग्नि आत्मा वाले ही बैंगनी लपटें छोड़ सकते हैं। तो फिर चलो, ताकि इसके बाद मुझे तुमसे, एक बदसूरत लड़की से, शादी न करनी पड़े, और तुम्हें भी इस बेवकूफ लड़के से शादी न करनी पड़े। चेन जियांग अपनी बात पूरी नहीं कर सका, उसका मुंह यून शियादाओ ने ढक लिया था। एल्डर डैन ने उसके हाथ में आग की लपटें लीं और ठंडे स्वर में कहा, मैंने पहले जो कहा था, मैं निश्चित रूप से अपना वादा निभाऊंगा। जब तक तुम मुझे हरा दोगी, मैं तुमसे शादी करूंगा, और उस समय मैं तुम्हारे आदेश का पालन करूंगा, और मेरी शक्ल सूरत में तुम्हारी मंगेतर जू जियान से ज्यादा फर्क नहीं है। एल्डर डैन ने बोलना खत्म किया, उड़कर चले गए। यून शियादाओ और झांग दे दंग रह गए, जबकि झू रोंग तुरंत दौड़कर आया। उसने अपने दोनों हाथों से चेन जियांग के कंधे को पकड़ लिया और अविश्वास की नजर से उसने पूछा, जू जियांग वास्तव में आपकी मंगेतर थी? अध्याय 0086 रहस्यमय क्षेत्र, अध्याय 86 रहस्यमय क्षेत्र। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुमने सुना कि उस महिला ने अभी क्या कहा? इसके अलावा मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, वह मेरी मंगेतर है। चेनवू मुख्य भूमि के मार्शल आर्ट संप्रदायों में जू जियांग का नाम बिजली की तरह गूंज उठा था, क्योंकि केवल 15 वर्ष की आयु में वह पहले से ही एक ट्रू रियल मार्शल कलाकार थी। इन दिनों चेन जियांग को ये भी पता चला कि वह खुद जू जियांग से बड़े अंतर से पीछे रह गया था। कमीने, इतनी अच्छी लड़की, वह तुम्हारे जैसे से शादी कैसे करने को तैयार है? झू रोंग ईर्ष्या से भरा हुआ लग रहा था, और उसने चेन जियांग के शरीर को हिलाया, और कोई भी देख सकता था कि वह वास्तव में चेन जियांग को मारना चाहता था। चेन जियांग की चोटें अब काफी बेहतर थीं। एल्डर डैन के चले जाने के बाद बाकी सभी लोग चेन जियांग के पास आए और उसका हालचाल पूछा। चेन जियांग को देखते हुए उनकी आंखों में भी सम्मान का भाव था, और वे ऐसी बातें कर रहे थे मानो कोई सलाह लेने का मौका हो वगैरह।
चेन जियांग, युन शियादाओ और झांग देही केवल ऐसे लोग थे जो तीसरे मूल्यांकन में प्रवेश कर सकते थे, और हालांकि उनमें से प्रत्येक के बीच उम्र का अंतर था, वे बहुत अच्छे दोस्त थे। इसलिए उन्होंने केवल यही आशा की कि तीसरे मूल्यांकन में एक दूसरे के साथ झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि यह उनके लिए बहुत क्रूर था। इस समय चेन जियांग ने अपनी सांसों को नियंत्रित किया, लगभग आधे घंटे तक आराम किया और फिर अंत में सोचा कि एल्डर डैन कौन थे। मियो बहन, युयो बहन, क्या तुम्हें कोई सुराग है? चेन जियांग ने पूछा। नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप इस महिला को जानते हों। आपको पता होना चाहिए कि एक महिला के दिल को समझना बहुत मुश्किल है। हो सकता है कि आपकी आंखों में सिर्फ एक नजर हो, या आपके व्यवहार में कुछ ऐसा हो जिससे उस पर बुरा असर पड़ा हो और वह आपसे नफरत करती हो, या हो सकता है कि वह सचमुच आपके साथ अच्छी थी और चाहती थी कि आप बाहरी संप्रदाय में ही रहें। सु मेयाओ ने जवाब दिया, इस महिला की ताकत बुरी नहीं है और वास्तव में उसके पास एक अग्नि आत्मा है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बैंगनी चंद्रमा अग्नि आत्मा होनी चाहिए। बाई यूयू ने कहा। हाँ, ये बैंगनी चंद्र अग्नि आत्मा ही होगी, और किंवदंतियों के अनुसार चंद्रमा अचानक बैंगनी हो गया और उससे निकली आभा नश्वर दुनिया की धरती पर चमक उठी। वह धरती बैंगनी लपटों में घिर गई और 7 जुलाई 49,10,000 वर्षों 490,000 तक भस्म हो गई। उस आग के बुझने के बाद ही नश्वर दुनिया की उस धरती पर जीवन, फूल, घास और विभिन्न प्रकार के जीवन से उत्पन्न वृक्ष उगे। उस समय जीवन की एक अग्नि भी प्रज्वलित हुई और उसे बैंगनी चंद्र अग्नि आत्मा के रूप में जाना गया। लेकिन ये बैंगनी चंद्र दुनिया की किंवदंतियों है। क्या यह महिला बैंगनी चंद्र दुनिया से आए है? सु मेयाओ ने कहा। TLN, the 7th of July 49, संख्या 49, 7 का वर्ग, चीनी लोकगीतों, ताओवादी और बौद्ध अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता है। उदाहरण के लिए, ऐसा माना जाता है कि हाल ही में मृत आत्मा 49 दिनों तक जीवित दुनिया में रहती है, इसलिए 49 दिनों के अंत में हमेशा दूसरा अंतिम संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार कई अनुष्ठानों में कर्ता को 49 दिनों का शुद्धिकरण, उपवास आदि करना पड़ता है। चेन जियांग ने यह उम्मीद नहीं की थी कि एक अग्नि आत्मा का वास्तव में इतना इतिहास होगा, और उसने गुप्त रूप से यह निर्धारित किया कि सु मेयाओ और बाई यूयू ने एक बार कई दुनियाओं की यात्रा की थी। मुझे नहीं पता, मेरी उससे शादी होने तक इंतजार करो, बाद में मैं उससे पूछूंगा और तब हमें पता चलेगा। चेन जियांग ने एक विकृत मुस्कान के साथ कहा। भगवान जाने हमें कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। यह महिला निर्वाण क्षेत्र में हो सकती है, जो नश्वर दुनिया में सर्वोच्च अस्तित्व है, सु मेयाओ ने कहा। अपनी चोटों को ठीक करने के बाद चेन जियांग को ये देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसका शरीर काफी मजबूत हो गया था, लेकिन ये भी साफ था कि उसकी सच्ची क्यूई में भी वृद्धि हुई थी। इधर उधर उछाले जाने के बाद उसकी सच्ची क्यूई संकुचित हो गई थी और उसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ही देर में यह ऊंचाई इतनी स्पष्ट हो गई कि चेन जियांग मन ही मन चौंक गया और उसे शक होने लगा कि एल्डर डैन शायद कोई दुर्भावना नहीं रखते, बल्कि उसे और तेज करना चाहते हैं। बस बात ये थी कि उनके काम करने का तरीका बहुत सख्त और अतिवादी था। मेरे फिर से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करने और चरम दान प्रांगण में प्रवेश पाने का इंतजार करो। उस समय मैं 2 तरह के उपचार का आनंद ले पाऊंगा। चेन जियांग ने फैसला किया और वह अचानक एल्डर डैन के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गया। उससे संपर्क करने के लिए वह केवल चरम दान प्रांगण में ही जा सकता था, क्योंकि एल्डर डैन चरम दान प्रांगण के प्रमुख थे। चेन जियांग, युन शियादाओ और झांग दे को झू रोंग ने चरम मार्शल संप्रदाय के सबसे भीतरी क्षेत्र में ले जाया और चेन जियांग और अन्य लोग विभिन्न आकारों के प्रांगण देख सकते थे। 99वें आंतरिक संप्रदाय मार्शल प्रांगण में हम जा रहे हैं, युन शियादाओ ने संख्यात्मक उत्कीर्णन को देखते हुए कहा। हम एल्डर कोर्टयार्ड जा रहे हैं। मैं भी अपने तीसरे मूल्यांकन के दौरान वहां गया था। झू रोंग ने अपने गोल पेट पर हाथ फेरा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। तीसरा मूल्यांकन दूसरे मूल्यांकन जितना डरावना तो नहीं है, पर फिर भी काफी मुश्किल जरूर है, लेकिन इससे गुजरने के बाद कई फायदे होंगे। उन्हें आश्चर्य हुआ कि उन्हें एल्डर कोर्टयार्ड जाना पड़ा, जो एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के सभी बुजुर्गों का आवासीय क्षेत्र था, जिससे चेन जियांग और अन्य लोगों पर बहुत दबाव पड़ा। चेन जियांग को ये भी चिंता थी कि एल्डर डैन के साथ उसके विवाद के कारण कहीं पूरा एल्डर कोर्टयार्ड उसके खिलाफ न हो जाए और फिर वह एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में घुल मिल न पाए। एक्सट्रीम मार्शल डीन कई वर्षों तक बंद कमरे में प्रशिक्षण लेते रहे और अब सभी मामलों का प्रबंधन एल्डर वू द्वारा किया जाता है। एल्डर डैन हमेशा कुछ हद तक गायब रहते हैं और पूरे साल एक बार भी व्याख्यान देने नहीं आते। झू रोंग ने कहा, एल्डर वू तीसरे मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार हैं। एल्डर वू चरम मार्शल संप्रदाय में तीसरे नंबर के पात्र थे। वे बहुत सामंजस्यपूर्ण और मिलनसार थे, और हालांकि उनकी साधना बहुत ऊंची और दूरस्थ थी, फिर भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। कई शिष्य उन्हें पसंद करते थे, जिससे चेन जियांग और अन्य शिष्यों को गहरी सांस लेने में मदद मिली, क्योंकि कम से कम उन्हें एल्डर डैन जैसी अजीब महिला, किसी मूडी व्यक्ति का सामना तो नहीं करना पड़ा। यह एल्डर कोर्टयार्ड है, यह वाकई थोड़ा अलग है। यूं शियादाओ को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ चरम मार्शल संप्रदाय में सचमुच एक स्वर्ग होगा। यहाँ किसी भी तरह की इमारतें नहीं थीं, बल्कि पहाड़ और झीलें थीं। एक बहुत बड़ा मैदान था और हालांकि अब रात हो चुकी थी, फिर भी एक चमकीला चांद और कई तारों वाली रोशनियां यहाँ चमक रही थीं। यहाँ का नजारा बेहद खूबसूरत था। TLN, शी वई ताओ युवा आनंद और प्रचुरता की काल्पनिक भूमि, दूसरे शब्दों में स्वर्ग, शानगरी लाफला। मैं बाहर से इस तरह का दृश्य क्यों नहीं देख सकता? इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह बाहर से तियानमेन शहर से भी बड़ा है।
चेन जियांग ने कुछ संदेह के साथ कहा, हाँ, यह एक रहस्यमय क्षेत्र है और अंदर की चीजें सिर्फ तभी दिखाई देती हैं जब वे इसके पास हों, लेकिन अगर आप दूर से देखेंगे तो ये किसी रहस्यमयी शक्ति से अवरुद्ध हो जाएगा। आप जो देख रहे हैं वह रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार के सामने मौजूद कुछ चीजें ही हैं। एक गंजा बूढ़ा आदमी, लेकिन लंबी सफेद दाढ़ी और लंबी सफेद भौहों के साथ अचानक चेन जियांग और बाकी लोगों के पीछे प्रकट हुआ। चेन जियांग और अन्य लोग चौंक गए और उन्होंने जल्दी से मुड़कर देखा तो उनके सामने एक गंजा बूढ़ा आदमी खड़ा था जो हल्का सा मुस्कुरा रहा था। उसकी लंबी सफेद भौहों के नीचे एक जोड़ी संकुचित बूढ़ी आंखें थीं जो बहुत सामंजस्यपूर्ण लग रही थीं। रहस्यमयी लोक, एक छोटा सा स्वतंत्र स्थान। यह एक छोटी दुनिया के बराबर था और अत्यंत रहस्यमय था। ये रहस्यमयी लोक आकार में बहुत बड़ा नहीं था, बल्कि बाहर से देखने पर अदृश्य था और इसके प्रवेश द्वार से ही इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। इस प्रकार के रहस्यमयी लोक का निर्माण कैसे हुआ, यह आज भी एक रहस्य बना हुआ है। चेन जियांग और अन्य लोगों ने रहस्यमय लोकों की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा कोई लोक चरम मार्शल संप्रदाय में भी मौजूद होगा। और तो और यह एल्डर आंगन में ही था। बुजुर्ग वू, चेन जियांग और अन्य लोगों ने एक साथ चिल्लाकर इस बूढ़े व्यक्ति को सलामी दी। एल्डर वू का नाम वू काइमिंग था और वे चरम मार्शल संप्रदाय की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। वे एक निर्दयी व्यक्ति थे और यह बात पुष्ट होती है कि एक बार अपने शिष्य को बचाने के लिए वे अकेले ही शैतान पथ संप्रदाय में पहुंच गए और अपने शिष्य को बचा लिया। ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं है, वू कैमिंग ने खुशी से मुस्कुराते हुए कहा। तुम चेन जियांग हो? एल्डर डैन ने कुछ देर पहले मुझसे तीसरे आकलन में तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल बनाने को कहा था, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई शिष्य अपने संप्रदाय से नफरत करे, लेकिन ये कहने के बाद तुम सचमुच अनोखे हो। जिससे उस महिला ने अपना गुस्सा दबा लिया। शुक्र है कि वह ज्यादा बदमिजाज औरत नहीं है, वरना वह तुम्हें पीट कर मार डालती। हम बूढ़े लोग उससे बस ऊपरी तौर पर कुछ ही कह सकते हैं। ये सुनकर झू रोंग, यून शियादाओ और अन्य लोगों के पसीने छूट गए। चेन जियांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो लगता है कि मेरी किस्मत वाकई बहुत अच्छी है, लेकिन अब लगता है कि वह मेरे खिलाफ कुछ नहीं करने वाली है। इस लिहाज से इसे ऐसा ही माना जा सकता है कि मुझे आसानी से बरी कर दिया गया। कहना मुश्किल है, इस औरत का स्वभाव थोड़ा अजीब है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम उसे लगातार नफरत करने दो, वरना तुम्हारी ऐसी यातना होगी कि तुम मौत की कामना करोगे। वू काइमिंग ने हंसते हुए कहा, और चेन जियांग जैसे दुर्लभ और अद्भुत फूल के बारे में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। जहां तक चेन जियांग की क्षमता का सवाल है, कई लोगों को ये साफ दिख रहा था कि एल्डर डैन जानबूझकर उसके मामले में मुश्किलें खड़ी कर रहे थे, और फिर भी वह पास हो गया। अब और बकवास मत करो, मैं तीसरे मूल्यांकन की विषय वस्तु के बारे में बात नहीं करूंगा। रहस्यमय क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में आपको राक्षस जानवरों का शिकार करने और उन्हें मारने का मिशन पूरा करना होगा, और आपको ये 3 दिनों के भीतर पूरा करना होगा, जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 ग्रेड 10 राक्षस जानवरों का शिकार करना होगा। अंदर बहुत बड़ी संख्या में राक्षस जानवर हैं और उनकी ताकत भी आपकी ताकत के बराबर है, इसलिए जब तक आप इसे पूरा कर लेते हैं आप तीसरे मूल्यांकन को पास कर सकते हैं। अध्याय 0087 एल्डर कोर्टयार्ड। अध्याय 87 एल्डर कोर्टयार्ड। चेन जियांग और अन्य लोग रहस्यमयी क्षेत्र के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, बस इतना जानते थे कि यह बहुत रहस्यमय है। इसके अलावा इसमें ऐसे क्षेत्र थे जहां बड़ी संख्या में स्वर्ग से प्राप्त खजाने मौजूद थे, और यहां तक कि बड़ी संख्या में दानव जीव भी थे। मार्शल आर्टिस्टों के लिए यह एक प्राकृतिक खजाना था, लेकिन इसमें कई अज्ञात खतरे भी थे। एल्डर वू ने उनके चेहरे पर संदेह का भाव देखकर तुरंत कहा, एल्डर कोर्टयार्ड को पहले ही इस रहस्यमय क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है, और इस रहस्यमय क्षेत्र की सारी जानकारी हमें भली भांति है। यह अब हमारे नियंत्रण में है, इसलिए आपको शक्तिशाली दानव प्राणियों का सामना करने की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ केवल ग्रेड 10 के दानव प्राणी ही सबसे शक्तिशाली हैं। झू रोंग ने पूछा, क्या स्वर्ग से उत्पन्न सभी खजाने आपने पहले ही लूट नहीं लिए हैं? यदि ये तीनों लोग बचे हुए खजानों में से कुछ उठा लें, तो क्या उन्हें वह आपको सौंपना होगा? मेरे आकलन के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे इस तरह का आकलन न हो? एल्डर वू ने उपहासपूर्वक कहा, मोटे, तुम और तुम्हारा परिवार सचमुच उस बूढ़े मोटे की तरह हो। अगर वे कुछ अच्छी चीजें लेकर आते हैं तो उन्हें हमें सौंपने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सूचित करना जरूरी है ताकि हमें पता चल सके। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो इसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट को बेचना प्राथमिकता होगी। तीसरे मूल्यांकन में उन्हें वास्तव में 3 ग्रेड 10 राक्षस जानवरों का शिकार करके उन्हें मारना था। ये परीक्षा वास्तव में संयुक्त शक्ति की परीक्षा थी, और चेन जियांग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सामने 3 सड़कें हैं जो क्रमशः 3 या उससे ज्यादा राक्षस जानवरों के ठिकानों तक जाती हैं। ये स्टोरेज बेल्ट है जिसमें ढेर सारी चीजें रखी जा सकती हैं, और आपको राक्षस जानवरों की लाशें भी वापस लानी होंगी। याद रहे कि आप उन्हें जेब में नहीं रख सकते, वरना हमें पता चल जाएगा। हमने ही राक्षस जानवरों को अंदर रखा था, लेकिन उन्हें मारने के बाद आपको राक्षस जानवर का आधा हिस्सा मिल सकता है, जिसे आपका इनाम माना जा सकता है। एल्डर वू ने 3 ब्लैक बेल्ट निकाली और उन्हें दे दी। चेन जियांग और अन्य लोगों ने कमरबंद उठाया और उसके बाद एक दूसरे को प्रोत्साहित किया। फिर वे उन रास्तों पर चल पड़े जो उन्हें रहस्यमय क्षेत्र की गहराई में ले जाते थे।
एल्डर वू, एल्डर कोर्टयार्ड कहाँ है? चेन जियांग और अन्य लोगों को जाते हुए देखने के बाद झू रोंग ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की इमारत दिखाई नहीं दी। संक्षेप में, ये गुप्त है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि एल्डर डैन ने एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड के कुछ छोटे आंगनों को भी स्थानांतरित कर दिया है। जब तक आप उन कुछ छोटे आंगनों में प्रवेश करेंगे, आप लंबे समय तक अंदर रह सकेंगे। एल्डर वू ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट का एल्डर प्रांगण हमेशा से एक रहस्य बना रहा था और किसी को नहीं पता था कि उसमें कितने बुजुर्ग मौजूद हैं। उनकी सटीक शक्ति का भी कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि लोग केवल कुछ ही बुजुर्गों को जानते थे। कभी कभी एल्डर प्रांगण में प्रवेश करने के लिए बहुत शक्तिशाली होना जरूरी नहीं होता, और जब आप एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको पता चल जाएगा। समय समय पर एल्डर मूल्यांकन होगा, और एक बार जब आप उसमें सफल हो जाते हैं तो आप एल्डर बन पाएंगे। एल्डर वू ने झू रोंग के कंधे पर थपथपाया, फिर उसे अपने साथ ले गए। चेन जियांग सड़क पर चल रहा था, सुंदर आकाश में असंख्य तारों को देख रहा था, हवा में सुगंध महसूस कर रहा था, और उसने महसूस किया कि यहाँ आत्मा क्यों ही बहुत समृद्ध है, और उसके दिल में आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि चरम मार्शल संप्रदाय में इतना बड़ा रहस्य होगा, और यहाँ तक कि एक रहस्यमय क्षेत्र भी होगा। मुझे लगता है कि उन्होंने रहस्यमय क्षेत्र के लगभग सभी संसाधनों का दोहन कर लिया है और अब अपने चरम मार्शल संप्रदाय के गोपनीय रहस्य की घोषणा करने की तैयारी कर रहे हैं। इससे चरम मार्शल संप्रदाय के लिए गति पैदा होगी। सु मेयाओ ने कहा। बहन मेयाओ, क्या आपने कोई अन्य रहस्यमय लोक देखे हैं? चेन जियांग ने पूछा। जरूर, मैंने देखा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं जहाँ सब कुछ इतना खूबसूरत हो। कुछ जगहें बहुत खतरनाक भी हैं, लेकिन उनके अंदर स्वर्ग से मिले ढेरों खजाने भी छिपे हैं। यह एक सच्चाई है, सु मेयाओ ने जवाब दिया। चरम मार्शल संप्रदाय चेनवू मुख्य भूमि में शिखर पर खड़ा हो सकता है, और वे इस रहस्यमय क्षेत्र के आधार पर इस स्तर तक पहुंच गए। एक पुराने महल के आंगन में मनुष्य की ऊंचाई जितनी ऊंचाई पर 3 पारदर्शी क्रिस्टल के गोले लटके हुए थे, और उन तीनों क्रिस्टल के गोलों से चेन जियांग, युन शियादाओ और झांग डे की परछाइयां स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। यह ऐसा लग रहा था मानो आकाश से कोई तस्वीर ली गई हो। 3 क्रिस्टल गेंदों के पास लगभग 20 लोग थे, जिनमें वू काइमिंग, एल्डर डैन और कुछ अन्य वृद्ध पुरुष या महिलाएं शामिल थीं। कई मध्यम आयु वर्ग और युवा लोग भी थे, लेकिन उनमें से अधिकांश ने अपने चेहरे पर मुखौटा लगा रखा था, क्योंकि किसी भी शिष्य को दूसरे मूल्यांकन में उत्तीर्ण हुए कई वर्ष बीत चुके थे, और अब चेन जियांग था यह उल्लेखनीय युवक जो वहां से गुजरा था। एल्डर कोर्टयार्ड के ये एल्डर पुरुष और महिलाएं सभी चेन जियांग पर एक नजर डालना चाहते थे और ये जानना चाहते थे कि वह दूसरे मूल्यांकन में कैसे उत्तीर्ण होगा। ये चेन जियांग नाम का लड़का बहुत प्रतिभाशाली है और निश्चित रूप से किसी साधारण व्यक्ति के मार्गदर्शन से इस मुकाम तक नहीं पहुंचा है। उसके पीछे जरूर कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा, लेकिन वह चरम मार्शल संप्रदाय में क्यों आया? हमने उसकी मार्शल तकनीक कभी नहीं देखी, और हालांकि वे बहुत उच्च श्रेणी के नहीं हैं, लेकिन उसी स्तर की मार्शल तकनीक से तुलना करने पर वे बहुत शक्तिशाली हैं। एक औसत दिखने वाले युवक ने कहा। हे, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि एल्डर डैन उसके साथ इतना बड़ा जुआ क्यों खेलना चाहेंगे। अगर लाखों में एक मौका हो तो उसके जीतने की संभावना क्या होगी? वू कैमिंग ने हंसते हुए कहा। अन्य लोगों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। एल्डर डैन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बुरे आदमी वू, अगर तुमने मुझे अभी हरा दिया तो मैं तुरंत तुमसे शादी कर लूंगा। जब तक यहाँ कोई मुझे हरा सकता है, मैं उससे शादी कर लूंगा। फिर किसी ने कुछ नहीं कहा। एल्डर डैन के खिलाफ जीतना कोई आसान बात नहीं थी, और यहाँ तक कि एक्सट्रीम मार्शल डीन, जो बंद कमरे में ट्रेनिंग लेता था, भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अब हमें ये पता लगाना होगा कि यह बदमाश चरम मार्शल संप्रदाय में क्यों आया। उस युवक ने कहा। उसका कोई भी मकसद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जो जानकारी इकट्ठा की है उसके अनुसार वह सिर्फ अपनी तरक्की के लिए चरम मार्शल संप्रदाय में आया था। हालांकि वह जबरदस्त मार्शल कौशल का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं है, और मुझे लगता है कि वह इसी सिलसिले में यहाँ आया होगा। वू कैमिंग ने जवाब दिया। ये भी संभव है कि वह यहाँ केवल अपनी कीमिया तकनीक को बढ़ाने के लिए आया हो, लेकिन उसे एक्सट्रीम डैन प्रांगण में प्रवेश करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। एल्डर डैन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। इतना यकीन मत करो। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम उसे दूसरे मूल्यांकन में पास नहीं होने दोगे? लेकिन फिर भी वह सफलतापूर्वक पास हो गया, और तुम्हारे सामने दिखावा भी किया। एल्डर वू ने हंसते हुए कहा। हम्फ, ये बदमाश। देर सवेर एक दिन ऐसा आएगा जब मैं इससे सारा कर्ज चुकाने को कहूंगा। एल्डर डैन ने चिढ़कर कहा। मुझे उम्मीद है कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है, अन्यथा हम नरमी नहीं बरतेंगे। उस युवक ने कहा। एल्डर वू ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या कोई इसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने में रुचि रखता है? यह एक बहुत ही प्रतिभाशाली प्रतिभा है। इसके अलावा हम इसे अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं। यहाँ सभी लोग योग्य लोग थे और निश्चित रूप से एल्डर कोर्टयार्ड सदस्य थे, इसलिए सभी बहुत शक्तिशाली और दृढ़ अधिकार वाले थे। इस समय जब वे चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने चेन जियांग की क्षमता पहले ही देख ली थी। खासकर उसके अदम्य व्यक्तित्व ने भी उनकी अधिकांश प्रशंसा अर्जित की थी। जो कोई भी उसे प्रशिक्षु के रूप में स्वीकार करने की हिम्मत करता है, वह मेरे खिलाफ है। एल्डर डैन अचानक चिल्लाया, जिससे सभी एक बार फिर शांत हो गए। भले ही बॉस डीन उसे प्रशिक्षु के रूप में चाहते हों, मैं उसे बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कराऊंगा। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि वह सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश करेगा या नहीं, यह अभी भी अनिश्चित नहीं है।
कई सालों से हमने कई प्रतिभाशाली लोगों को जीवन भर के लिए नश्वर मार्शल दायरे के 10वें स्तर पर फंसा हुआ नहीं देखा है। सभी देख सकते थे कि एल्डर डैन चेन जियांग से बहुत नफरत करते थे। इस समय वे भी उन शिष्यों की तरह ही थे और समझ नहीं पा रहे थे कि एल्डर डैन चेन जियांग से इतनी नफरत क्यों करते हैं। अरे लड़की, तुम तो कंजूस हो। क्या उस घमंडी नौजवान ने तुम्हारा विरोध किया था? क्या तुम अब भी उसी बात में उलझी हुई हो? एक बूढ़े आदमी ने हंसते हुए सिर हिलाया और यह सुनकर सभी के शरीर कांपने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि यह रहस्यमयी एल्डर डैन बहुत प्रतिशोधी है और जिस व्यक्ति से वह नफरत करती है उसका अंत अच्छा नहीं होगा। बहुत समय पहले शैतानी रास्ते के कुछ खूंखार शैतान सरदारों ने उसकी निंदा करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया था और उसने उनकी नियति को मौत से भी बदतर बना दिया था। चेन जियांग इस समय मुस्कुरा रहा था, आराम से सड़क पर टहल रहा था, खूबसूरत रहस्यमयी लोग को देख रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अजीबोगरीब बूढ़ों का एक समूह उस पर नजर रख रहा है और उससे बात कर रहा है, और इसके अलावा उसे ये भी नहीं पता था कि एल्डर डैन उसके लिए मुश्किलें बढ़ाने का कोई और तरीका सोच रहे हैं। अध्याय 0088 खजाने की खोज। अध्याय 88 खजाने की खोज। चेन जियांग जिस सड़क पर चल रहा था वह पहले ईंटों से बनी थी, लेकिन अब वह अचानक कच्ची सड़क में बदल गई। चेन जियांग भी घबरा गया क्योंकि उसे लगा कि वह राक्षस जनित क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। वह मैदानी क्षेत्र से निकलकर एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचा जहां बहुत सारी घास फूस थी और अचानक उसने कुछ देखा। लगता है वहां इंसान है। राक्षस जानवर की सांसें तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। चेन जियांग के मन में अनिश्चितता थी क्योंकि उसे लगा कि घास के घने टुकड़े के अंदर कुछ इंसान छिपे हैं। चेन जियांग का शरीर थोड़ा हिल गया, जिससे सच्ची क्यूई की एक लहर निकली और उसके चारों ओर की घास फूस बिखर गई। तभी 4 युवक दिखाई दिए जिन्होंने चरम मार्शल संप्रदाय के शिष्य की पोशाक पहन रखी थी और उनमें से प्रत्येक के हाथ में एक काली छड़ी थी। तुम क्या करना चाहते हो? चेन जियांग ने जोर से पूछा और उसे इन चारों शिष्यों के शरीर से एक प्रकार की चमकदार अग्नि क्यूई निकलती हुई महसूस हुई। ये चारों व्यक्ति अग्नि से संबंधित थे और उन सभी से हल्की सी औषधीय जड़ी बूटियों जैसी गंध आ रही थी। केवल वही व्यक्ति जो साल भर जड़ी बूटियों से जुड़ा हो ऐसी गंध महसूस कर सकता है। चारों व्यक्ति नश्वर मार्शल क्षेत्र के 10वें स्तर पर थे। उसी समय उन्होंने आगे बढ़कर चेन जियांग को घेर लिया। आप चेन जियांग हैं? एक नाजुक और सुंदर दिखने वाले आदमी ने पूछा। हाँ, चेन जियांग की आवाज धीमी हो गई। इस बीच चारों पुरुषों ने एक साथ अपने हाथों में छड़ी लेकर चेन जियांग की ओर लहराई। चेन जियांग ने तुरंत एक क्यूई आभा ढाल जारी की, जिससे 4 आने वाली लोहे की छड़ें अवरुद्ध हो गईं और उपहास करते हुए कहा, आप एक्सट्रीम डैन कोर्टयार्ड से हैं, है ना? चेन जियांग के शब्दों से चारों का पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और चेन जियांग पर हमला जारी रखा। चेन जियांग ने निष्कर्ष निकाला कि ये चारों व्यक्ति आंतरिक संप्रदाय के शिष्य थे, लेकिन चरम दान प्रांगण से भी थे, क्योंकि उनकी ताकत भी कम नहीं थी। 4 काली लोहे की छड़ें लाल हो गईं, भयंकर लपटों से जल रही थीं और एक झुलसा देने वाली गर्म क्यूई आभा छोड़ रही थीं। कोई छुरा घोंप रहा था, कोई वार कर रहा था और कोई चेन जियांग पर हमला करने के लिए अपनी छड़ियां उठा रहा था। संपादकीय नोट: यह निश्चित नहीं है कि चौथा व्यक्ति क्या कर रहा है, लेकिन लेखक से यह प्रश्न पूछें। चारों पुरुषों की ताकत और चेन जियांग की ताकत लगभग एक समान थी और उनके द्वारा छोड़ी गई भयानक शक्ति को महसूस करते हुए चेन जियांग को अब आंतरिक संप्रदाय और बाहरी संप्रदाय के शिष्य के बीच का अंतर समझ में आया। चेन जियांग के लिए ये पहली बार था कि वह कई बराबर के प्रतिद्वंद्वियों से घिरा हुआ था, लेकिन वह घबराया नहीं। उसकी भौहें तन गईं और उसके शरीर से एक अंतहीन विनाशकारी ऊर्जा प्रवाहित हुई जिसने चारों लोगों के शरीर को घेर लिया, जिससे वे अचानक चौंक गए। जिस क्षण वे आश्चर्यचकित हुए, चेन जियांग ने भयंकर रूप से 360 डिग्री किक मारी और वर्मिलियन बर्ड ट्रू क्यूई और एजियो ड्रैगन ट्रू क्यूई उसके पैरों पर इकट्ठा हो गए। एक भयानक आग और बिजली की शक्ति को उड़ाते हुए अपने हाथों में लोहे की छड़ी को लात मार दी, जिसके बाद हवा में एक भयंकर छलांग लगाई गई। क्या तुम्हें डैन ने भेजा था? उससे कहो, अगर उसने फिर किसी को भेजा तो मुझे बदतमीजी का इल्जाम मत देना। जो भी मेरे आकलन में बाधा डालेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। चेन जियांग की आवाज में स्लॉटर क्यूई की आवाज भरी हुई थी और उसकी पीठ से आग की एक लौ फूट पड़ी। पलक झपकते ही उसकी पीठ पर ज्वाला के 2 पंख जम गए। चेन जियांग ने वर्मिलियन बर्ड फायर विंग का प्रयोग किया और शिष्यों के घेरे से बाहर निकल गया। यदि उसने स्लॉटरिंग हॉट का प्रयोग न किया होता तो वह निश्चित रूप से अभी भी उन चारों पुरुषों से घिरा होता और उसके लिए बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता। कम से कम उसे अपना समय और शक्ति तो खर्च करनी ही पड़ती। आंगन के अंदर वू कैमिंग ने आह भरी और कहा, डैन, तुम्हें बस हार मान लेनी चाहिए। इस बदमाश की स्लॉटर क्यूई बहुत भारी है और अगर वह गुस्सा हो गया तो शायद वह वास्तव में हत्या करना शुरू कर देगा। डैन की पुतलियों में लपटें चमक रही थीं और क्रिस्टल बॉल में चेन जियांग को हवा में उड़ते हुए देखकर वह अपनी दोनों मुठ्ठियां भींचने और ठंडी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सकी। चेन जियांग के भव्य और चकाचौंध कर देने वाले वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को देखकर सभी ईर्ष्या से भर उठे। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, ये ट्रू ची विंग मेरे विंग से कहीं बेहतर है। जरा इसके पंख तो देखो, ये बिल्कुल सजीव लगते हैं, मानो ये अग्नि पंख उस लड़के के मांस और खून से ही उगे हों। आखिर ये किस प्रकार की मार्शल कला है? हाँ, उसकी गति भी बहुत तेज है और अगर उसमें और भी ताकत होती तो इस ट्रू ची विंग के साथ उसकी उड़ने की गति और भी तेज होती। चेन जियांग के वर्मिलियन बर्ड फायर विंग को ध्यान से देख रहे एक अन्य बूढ़े व्यक्ति ने कहा।
चारों आदमियों की घूरती निगाहों और खुले मुंह के बीच चेन जियांग ने अपने सिंदूरी पक्षी के अग्निपंख फड़फड़ाए और उड़ गया। बेशक उसे खुद भी नहीं पता था कि उस पर हर समय नजर रखी जा रही थी। चेन जियांग, बेहतर होगा कि तुम शांत रहो, ये चरम मार्शल संप्रदाय के बुजुर्गों का अड्डा है और तुम्हारी हर हरकत उन्हें पता है, बाई यूयू ने उसे याद दिलाया। चेन जियांग ने ये सुनकर अपना छोटा सा मुंह थोड़ा सा ऊपर उठाया, पेड़ के पास आकर जमीन पर लेट गया, अपनी बेल्ट खोली और गुनगुनाते हुए पेशाब करने लगा। किसी दिन मुझे इस बदमाश को अच्छी तरह देखना होगा, डैन ने दांत पीसते हुए कहा। फिर उसने अपना सिर झटक दिया और चली गई। चेन जियांग ने अपनी पैंट ऊपर खींची, लेकिन एक बहुत ही धीमी सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे किसी ने या किसी चीज ने गिरे हुए पत्ते पर पैर रखा हो और एक बहुत ही हल्की सी आवाज निकली हो, अच्छे दोस्तों, इतनी दूर किसी अनजान जगह पर कोई शैतान आ गया है। चेन जियांग ध्यान से सुन रहा था और उसने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी उसका सामना एक राक्षस जानवर से होगा। चेन जियांग, इस रहस्यमयी लोक में कुछ खजाने हो सकते हैं। क्या उस बूढ़े गंजे ने नहीं कहा था कि जो तुम्हें मिला है वह तुम्हारा है? इंसानों की तुलना इन राक्षस जानवरों से नहीं की जा सकती। वे स्वाभाविक रूप से एक रहस्यमय आध्यात्मिक भावना के साथ पैदा होते हैं, जो कुछ दुर्लभ और अनोखे खजाने खोजने में सक्षम है। अगर तुम इन राक्षस जानवरों का पता लगा सको तो शायद तुम्हें कुछ अच्छी चीजें मिल जाएं। सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग की आंखों में उत्साह झलक रहा था और उसने कहा, मैं समझ गया, यहाँ राक्षसी जानवर इसलिए हैं क्योंकि इन बूढ़े लोगों ने जानबूझकर उन्हें दुर्लभ और अनोखे खजाने की खोज में लगाया है। ग्रेड 10 राक्षस जानवर मानव जाति के 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र पूर्णता चरण के बराबर थे, लेकिन उनके राक्षस जानवर संविधान और जन्मजात क्षमता के अनुरूप ग्रेड 10 राक्षस जानवर साधारण 10वें स्तर के नश्वर मार्शल क्षेत्र मार्शल कलाकारों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। यहाँ राक्षस जानवर सामान्य राक्षस जानवर हैं, इसलिए यदि आप अपने ड्रैगनवध दिव्य मार्शल कौशल या 4 प्रतीकों का दिव्य अभ्यास का उपयोग करते हैं तो आप आसानी से उनसे निपट सकते हैं। ये मार्शल कौशल दिव्य जानवर की सांस की नकल करते हैं, इसलिए यदि कोई साधारण राक्षस जानवर इसे महसूस करता है तो वह डर जाएगा, लेकिन ये सच्चे मार्शल दायरे के राक्षस जानवरों से निपटने में बेकार है, बाई यूयू ने कहा। चेन जियांग को भी उम्मीद नहीं थी कि 4 प्रतीकों के दिव्य अभ्यास से इस तरह का लाभ होगा और वह उस कमजोर ध्वनि की ओर दौड़ने लगा जिसे उसने अभी अभी सुना था। चेन जियांग तेजी से भाग रहा था और तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने उस छिपे हुए राक्षस जानवर को भी महसूस किया, इसलिए वह तेजी से राक्षस जानवर की ओर दौड़ा। कुछ ही देर बाद चेन जियांग और उस राक्षस जानवर की मुलाकात हुई और दोनों ही बहुत तेज गति से एक ही समय में एक दूसरे से टकरा गए। जिस क्षण चेन जियांग टकराया उसने एक मुक्का मारा जो उस राक्षस जानवर के शरीर पर प्रहार कर रहा था। ये जानवर काले कवच से ढका हुआ था और नीली आंखों वाला एक तेंदुआ था। इसे बहुत बड़ा तो नहीं माना जा सकता था, लेकिन यह एक बहुत ही संवेदनशील राक्षसी जानवर था, 10वीं कक्षा के राक्षस जानवर के लायक। मेरी मुठियों ने इसे मारा, लेकिन इसने जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। चेन जियांग ने उस नीली आंखों वाले तेंदुए को तेजी से और हिंसक रूप से अपनी ओर आते देखा और वह खुद को चिल्लाए बिना नहीं रह सका। चेन जियांग का शरीर कांप उठा, एक सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और उसके हृदय में वह मन ही मन हृदय नियम का पाठ कर रहा था। उसके शरीर के भीतर मौजूद व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई ड्रैगन आभा में बदल गई जब वह ड्रैगन स्लेयर दिव्य मार्शल स्किल का प्रयोग कर रहा था। हालांकि यह एक अपूर्ण ड्रैगन स्लेयर दिव्य मार्शल कौशल था, लेकिन ये चेन जियांग के शरीर को ड्रैगन के कमजोर दबाव को छोड़ने की अनुमति दे सकता था और इसके अलावा यह व्हाइट टाइगर ट्रू क्यूई से बना स्लॉटर क्यूई भरा हुआ था, जिसने इसे और भी भयावह बना दिया था। जैसा कि बाई यूयू ने पहले कहा था, सामान्य दानव जानवर इस तरह की सांस से बहुत डरते थे, इसलिए जब इस तरह की सांस उन पर से गुजरी तो पैंथर का शरीर बुरी तरह कांप उठा और उसकी गति भी काफी कम हो गई। चेन जियांग ने उस कांपते हुए नीली आंखों वाले तेंदुए की ओर मुट्ठी मारी, उसके सिर पर वार किया और उसे चीखने पर मजबूर किया, लेकिन जमीन पर गिरने के बाद वह एक बार फिर मजबूती से खड़ा हो गया। अच्छा दोस्तों, ये गिरा नहीं। चेन जियांग ने उस कांपते हुए नीली आंखों वाले पैंथर को चिढ़ाते हुए देखा। नीली आंखों वाले पैंथर ने गुर्राहट की आवाज निकाली और अप्रत्याशित रूप से मुड़कर भाग गया। यह आदमी अप्रत्याशित रूप से मुझसे डर गया। चेन जियांग हंसा और तेजी से उसके पीछे भागा। वह उस नीली आंखों वाले पैंथर से भी तेज था, जबकि उसके शरीर से वध ऊर्जा से बनी ड्रैगन ऊर्जा की आभा निकल रही थी। आंगन में मौजूद लोग ये देखकर बेहद हैरान रह गए। वह राक्षस सचमुच एक इंसान से डरकर भाग गया, ठीक वैसे ही जैसे कोई चूहा बिल्ली को देखकर भाग जाता है। और कुछ बूढ़े लोगों के मन में अचानक एक बुरा एहसास पैदा हो गया। अध्याय 0089 नीला गहरा फल। अध्याय 89 नीला गहरा फल। चेन जियांग जब चाहे नीली आंखों वाले पैंथर को पीछे छोड़ सकता था, लेकिन वह जानबूझकर न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमी गति से उसका पीछा कर रहा था। उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह इस नीली आंखों वाले पैंथर का पीछा करना चाहता था और उसके अंतिम गंतव्य को देखना चाहता था। एल्डर कोर्टयार्ड के अंदर के बूढ़े लोगों ने चेन जियांग के इरादों को जल्दी से समझ लिया। इससे उनके दिल थोड़े असहज हो गए। चेन जियांग नीली आंखों वाले तेंदुए का पीछा करता रहा जब तक कि वे एक बड़े पेड़ के पास नहीं पहुंच गए। नीली आंखों वाला तेंदुआ उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और चेन जियांग भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा।
उस पेड़ के ऊपर एक खोखला दरवाजा था। जैसे ही चेन जियांग उस दरवाजे के अंदर गया, नीली आंखों वाला तेंदुआ चीखने और कांपने लगा। वहाँ कोई रास्ता नहीं था, बस एक बंद रास्ता था। उस खोखले क्षेत्र के अंदर एक घास का ढेर था। उस पर कुछ पत्थर रखे थे जो अंडों जैसे दिखते थे और एक तेज नीली आभा छोड़ रहे थे। चेन जियांग ने ठंडी हवा मुंह में भरकर अंदर खींची और कहा, नीला गहरा फल, और वो भी 5। यह नील निर्माण दान को परिष्कृत करने के लिए जरूरी मुख्य सामग्री है। नीला गहरा फल एक प्रकार का कंदयुक्त फल था। बहुत ही दुर्लभ मामलों में प्राचीन वृक्षों की जड़ों में कभी कभी बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होने लगती थी। यदि सही स्थान और समय पर कुछ विशेष परिस्थितियां पूरी हों तो ये जड़ें फल में परिवर्तित हो सकती थीं। हालांकि इन सभी शर्तों को पूरा करने वाला वृक्ष मिलना अत्यंत दुर्लभ था। कुछ पल के लिए चौंकने के बाद चेन जियांग ने जल्दी से उन 5 फलों को उठाया और उन्हें अपने थैले में रख लिया। फिर उसने नीली आंखों वाले उस पैंथर को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, इसके बदले मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। पेड़ से कूदते हुए चेन जियांग बेहद उत्साहित था। वह झटपट जंगल के उस हिस्से से निकल गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे 5 नीले गहन फल मिलेंगे, लेकिन एल्डर कोर्टयार्ड में मौजूद एल्डर्स के लिए यह और भी चौंकाने वाला था। हालांकि वे सभी बहुत शक्तिशाली विशेषज्ञ थे, लेकिन इस नन्हे शैतान को, जिसने अभी तक ट्रू मार्शल दायरे में प्रवेश भी नहीं किया था, इतनी अच्छी सामग्री प्राप्त करते देख वे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सके। सुबह हुई और इस रहस्यमयी लोक में गर्म धूप फैल गई। चेन जियांग एक स्टील का ब्लेड पकड़े एक टीले के ऊपर खड़ा हरे भरे मैदान में राक्षसी जानवरों की तलाश में खड़ा था। ये बदतमीज बच्चा दिन दहाड़े यूं ही खड़ा है, अपनी मौत को दावत दे रहा है। ये तो 10वीं श्रेणी के लोहे के कवच वाले सांडों का चरागाह है। एल्डर डैन ने ताना मारा, इस लड़के के पास कुछ विचित्र और अनोखे युद्ध कौशल हैं। वह तो राक्षस जानवरों को भी डराने में सक्षम है। क्या ये ड्रैगन मार्शल आर्ट का एक प्रकार है? वू कैमिंग के चेहरे पर संदेह के भाव थे। इस समय टीले के ऊपर खड़े चेन जियांग ने देखा कि जंगल के अंदर से लगभग 20 बैल बाहर आ रहे हैं। भारी कदमों से चलते हुए हर एक बैल जोर से दहाड़ रहा था। उनके शरीर पुखराज रंग के कवच से ढके हुए थे जो देखने में बहुत ही तीखे और मजबूत लग रहे थे। झुंड के आगे चल रहे बैल के सिर से 2 दरांती जैसे सींग निकले हुए थे। उसकी मुद्रा से ऐसा लग रहा था मानो वह अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज पर हमला करने और उसे कुचलने के लिए तैयार हो। अचानक लगभग 20 जानवर प्रकट हुए, और इतना ही नहीं, वे 10वीं श्रेणी के राक्षस जानवर थे। अगर कोई साधारण मार्शल कलाकार ये देखता तो वह निश्चित रूप से झुंड से दूर भागता, लेकिन चेन जियांग कोई साधारण मार्शल कलाकार नहीं था। उसने अपना ब्लेड निकाला और झुंड की ओर दौड़ा। ये पागल बदमाश, क्या ये बस मौत ही तो नहीं चाहता? वू काइमिंग खुद को रोक नहीं पाया और चिल्ला उठा। हालांकि उसे चेन जियांग की असली ताकत का थोड़ा बहुत अंदाजा था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि चेन जियांग इतने सारे आयरन आर्मर बुल्स से निपट पाएगा। किसी को अपनी ओर दौड़ते देख लोहे के कवच वाले बैलों का झुंड अचानक दहाड़ने लगा। झुंड का अपेक्षाकृत बड़ा बैल सरदार तेजी से निकला और गुस्से में दहाड़ा। उसके मोटे और मजबूत खुरों की हर चाल से घास और मिट्टी हवा में उड़ती हुई मैदान पर जोरदार धमाका कर रही थी। गर्जना करते हुए वह चेन जियांग की ओर दौड़ा और रास्ते में तेज हवा का झोंका भी पैदा कर दिया। लोहे के कवच वाले बैल के 2 विशाल सींग सीधे चेन जियांग की ओर इशारा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो 2 नुकीले और विशाल कांटे उसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हों। इससे पहले कि बैल उसके पास पहुंचता, चेन जियांग एक तरफ हट गया और उसी समय अपनी तलवार को काटने वाली मुद्रा में लहराया। चेन जियांग ने अपनी प्रबल सच्ची क्यूई को तलवार में उंडेल दिया था, जो तलवार से बाहर निकलकर क्यूई आभा में बदल गई, जिससे तलवार और भी तेज हो गई। क्लैंग! स्टील की तलवार उस लौह कवच वाले बैल की गर्दन पर लगी और उसके प्रहार से चिंगारियां और तीव्र क्यू तरंगे फूट पड़ी। चेन जियांग का स्टील का ब्लेड टुकड़े टुकड़े हो गया। वह बैल की गर्दन काटने में तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ अपना ही हथियार नष्ट कर बैठा। इसी क्षण चेन जियांग को एहसास हुआ कि साधारण श्रेणी के हथियार श्रेणी 10 के राक्षसी जानवरों से आसानी से नहीं निपट पाएंगे। हालांकि उसने अपनी प्रबल क्यूई आभा का प्रयोग किया, उसके प्रहार से केवल लौह कवच बैल हिल गया और कुछ नहीं। चेन जियांग के प्रहार से बैल को जरा भी चोट नहीं आई, और इससे ये स्पष्ट हो गया कि बैल का लोहे का कवच कितना मजबूत था। ये बदमाश अभी बहुत नासमझ है। पता है, देर सवेर इसे कोई न कोई झटका जरूर लगेगा, एल्डर डैन ने व्यंग्य किया। वह और वू कैमिंग दूर से चेन जियांग की ओर सरपट दौड़ते आ रहे बड़े सांडों के झुंड को देख रहे थे। चेन जियांग ने अपना टूटा हुआ हथियार फेंक दिया क्योंकि उसका चेहरा गंभीर हो गया था। उसने अपने हाथों को मुट्ठियों में भींच लिया और अपने शरीर के भीतर अदृश्य सच्ची ची को घुमाया। प्रतिक्रिया स्वरूप 5 दिव्य पशु रूपों की सच्ची ची बाहर निकलकर एक जगह इकट्ठा हो गई और रंगहीन और अदृश्य सार्वभौमिक सच्ची ची में परिवर्तित हो गई। यही चेन जियांग की असली ताकत थी, एक साथ 5 तत्वों की सच्ची ऊर्जा का उपयोग करना। ड्रैगन आभा मुट्ठी। चेन जियांग की मुट्ठियों के चारों ओर व्याप्त सार्वभौमिक सच्ची क्यूई अचानक ड्रैगन आभा में बदल गई। उसकी मुट्ठियों के चारों ओर की आभा तुरंत बदल गई और मानो शुद्ध सोने से गढ़ी गई हो। भयानक शक्ति और गति के साथ क्यूई तरंगों के अंतहीन तूफान में एक के बाद एक घूंसे निकल रहे थे। अचानक प्रकट हुए इस भयानक रूप को देखकर बैल भयभीत हो गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। चेन जियांग ने निर्दयतापूर्वक बैल पर ताबड़तोड़ प्रहार किए। पलक झपकते ही दर्जनों मुंके चले और उसी क्षण सुनहरी मुट्ठियों की छवियां चमक उठीं, जिनमें से हर एक बैल के सिर पर लगी। जब भी कोई प्रहार लौह कवचधारी बैल पर पड़ता, तुरंत खून बहने लगता।
विनाशकारी ची आभा से परिपूर्ण चेन जियांग की मुट्ठियों ने बैल के सिर को भेदते हुए उसके शरीर में प्रवेश किया और उसके अंदरूनी हिस्से को नष्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में 200 से ज्यादा साफ ड्रैगन और आफिस्ट उस सांड के सिर पर गिर पड़े। इसके बाद आयरन आमा सांड जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर पड़ा। चेन जियांग के नश्वर मार्शल क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश करने के बाद उसकी सच्ची क्यूई संकुचित होने के कारण और भी अधिक प्रबल हो गई। भले ही वह अपने हिंसक हमलों के लिए सार्वभौमिक सच्ची क्यूई का लगातार उपयोग करता रहे, फिर भी उसे अपनी सच्ची क्यूई की खपत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बाकी बचे 20-30 लौह कवच बैल जो दूर से उस पर झपट रहे थे भी उस हल्के फुल्के क्रूर दबाव का शिकार हुए। उनकी सहज प्रवृत्ति भय से चीख उठी और वे जल्दी से भागने की कोशिश में पीछे मुड़े। चेन जियांग जोर से आसमान में उछला, मानो जमीन से हवा में तीर छूटा हो, और बैलों के पूरे झुंड के ऊपर से उड़ गया। फिर उसने एक अजीब सी चीख निकाली और फिर जमीन की ओर एक हथेली उछाली। उसके इस प्रहार से अचानक एक नीला और लाल आभा फूट पड़ी। इन दो टकराती आभाओं का स्रोत प्रबल नीला ड्रैगन और सिंदूरी पक्षी की सच्ची ची थी, जिसे उसने पूरी तरह से मुक्त कर दिया था और एक भयानक ची आभा में विलीन कर दिया था। फिर उसने अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके उसे एकत्रित और संकुचित करके एक विशाल हथेली का निर्माण किया। चेन जियांग से संपीड़ित ट्रू ची पूरी तरह से मुक्त होने के बाद ये पहले के गैस जैसे रूप के विपरीत किसी ठोस चीज की तरह दिखाई दिया। उस विशाल हथेली ने जोर से नीचे की ओर दबाव डाला, जिससे वे लगभग 20 बैल पूरी तरह से ढक गए। जमीन में भयंकर कंपन के साथ एक तेज गड़गड़ाहट गूंज उठी। मैदान की सतह पर एक विशाल तार का निशान उभर आया। चेन जियांग ने बची हुई सच्ची ची को निकाला और उसे अपने डेंटियन के अंदर मौजूद 2 काले जानवरों के रूपों में डाल दिया। ये जानवर पारदर्शी क्रिस्टल जैसे थे। जब तक वे सच्ची ची से भरे रहते, वे फिर से आभा उत्सर्जित करने लगते। चेन जियांग हवा से नीचे उतरा और धंसे हुए तार के निशान की ओर चल पड़ा। पलक झपकते ही वे 20-20 बैल कुचलकर मर गए और विशाल मांस के टुकड़ों में बदल गए। तार के निशान जैसे दिखने वाले इस गड्ढे के अंदर खून और मांस से भरा एक क्षेत्र था, जो एक बहुत ही घिनौना दृश्य बना रहा था। वू काइमिंग ने अपनी बूढ़ी आंखें कुछ बार झपकाईं, बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वह बूढ़ा तो नहीं हो रहा। फिर उसने अपने दांतों के बीच से 2 शब्द निकाले, असामान्य सन की। उसकी और बाकी सभी दर्शकों की तरह वे भी चेन जियांग की ताकत से मन ही मन हैरान थे। उनकी राय में आंतरिक संप्रदाय के मार्शल प्रांगण में केवल कुछ ही कुलीन शिष्य ही ऐसा करतब दिखा सकते थे। ये जानना जरूरी है कि वे आंतरिक संप्रदाय के शिष्य लंबे समय से यहाँ हैं और उन्होंने कई मार्शल कौशल सीखे हैं और अपनी सच्ची क्यूई को एक अत्यंत समृद्ध रूप में संश्लेषित किया है। बैलों की क्षत विक्षत लाशें समेटते हुए चेन जियांग पीछे हट गया। वह जल्दी से आंतरिक संप्रदाय में प्रवेश करना चाहता था। अध्याय 0090 डिटेंट अध्याय 90 डिटेंट। चेन जियांग ने अभी 23 ग्रेड 10 राक्षस जानवरों को मार गिराया था और यह सब बहुत इत्मीनान से किया गया था। वह जल्द ही मूल शुरुआती बिंदु पर लौट आया, जहां वह युन शियादाओ और झांग डे का इंतजार कर रहा था। लगभग 1 दिन इंतजार करने के बाद चेन जियांग ने झांग डे को खुशी से भरे चेहरे के साथ दूर से आते देखा। एक नजर में ही वह समझ गया कि झांग डे ने काम पूरा कर लिया है। बूढ़े झांग, बधाई हो, चेन जियांग ने झट से हंसते हुए कहा। हे चेन जियांग, आपको भी बधाई हो, लेकिन आपने तो परीक्षा एक ही बार में पास कर ली और आप तो अभी बहुत युवा हैं। आपके भविष्य में अपार संभावनाएं हैं। युन शियादाओ अभी तक वापस नहीं आया था। इससे चेन जियांग और झांग डे थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। अचानक उन्हें एक बाज की चीख सुनाई दी, जिसके बाद एक गर्व भरी हंसी सुनाई दी। हाँ, मैंने बहुत कमाया। युन शियादाओ की हंसी गूंज उठी। चेन जियांग और झांग डे ने ऊपर देखा तो एक विशालकाय काला बाज आसमान में ऊंचा उड़ रहा था। उस पर एक मुस्कुराता हुआ युवक बैठा था। युन शियादाओ ने असल में एक ब्लैक हॉक को वश में कर लिया था। एक राक्षस जानवर को वश में करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन युन शियादाओ ने ये कर दिखाया था और वाकई बहुत कुछ कमाया था। तीनों सुरक्षित और स्वस्थ लौटे और उन्हें बहुत ही संतोषजनक अनुभव भी मिला। इसी समय वू काइमिंग और एल्डर डैन भी उनसे पहले पहुंच गए। जैसा कि मैंने पहले कहा, जो खजाने आपने खुद हासिल किए हैं या जो राक्षस जानवरों की लाशें आप लाए हैं, वे आपके हैं। हालांकि आपको उनकी सूचना देनी होगी। चेन जियांग ने उन 23 राक्षस जानवरों की क्षत विक्षत लाशें निकाली, जिन्हें विशाल मांस के टुकड़ों में बदल दिया गया था, साथ ही 5 नीले गहरे फल भी। इससे युन शियादाओ और झांग डे डर गए और दोनों ने सदमे से ऊंची चीख निकाली। उन्हें लौह कवच वाले बैल के बारे में बिल्कुल पता था। वे जानते थे कि यह एक मिलनसार राक्षस जानवर है और इसके अलावा इसकी रक्षात्मक क्षमताएं भी बहुत मजबूत हैं और यह अच्छी खासी ताकतवर भी है। फिर भी अब वे विशाल मांस के टुकड़ों से ज्यादा कुछ नहीं थे। एक नजर में ही उन्हें पता चल गया कि चेन जियांग ने जोरदार शुरुआत की थी और एक ही सांस में इन राक्षस जानवरों का खात्मा कर दिया था। 23 बड़े भाई चेन, आप सचमुच असाधारण हैं, युन शियादाओ ने कहा। फिर उसने 2 बाघ जैसे दानवों और एक विशाल भालू के शव निकाले। इसके बाद उसने अपने पीछे खड़े विशाल काले बाज को गले लगाया और कहा, लाओ हेई को मैंने वश में कर लिया है, इसलिए वह मेरा है। ये तो स्वाभाविक है, वू काइमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। झांग डे ने 4 विशालकाय भेड़ियों को मार डाला था और 3000 साल पुराना खूनी जिनसेंग भी पाया था। उसकी फसल भी खराब नहीं थी। क्या आप उन नीले गहरे फलों को बेचने जा रहे हैं? एल्डर डैन ने चेन जियांग द्वारा जमीन पर रखे गए 5 फलों को घूरते हुए पूछा, जो एक नीली रोशनी फैला रहे थे। नहीं बिकेगा,
चेन जियांग ने धीमी सी आवाज में कहा। नीला गहरा फल। झांग दे और यून शियादाओ एक बार फिर चौंक गए। चेन जियांग को वाकई इतनी अच्छी चीज मिली थी कि दोनों को चेन जियांग की किस्मत से जलन होने लगी। फाउंडेशन बिल्डिंग डैन की रैंक को उच्च रैंक नहीं माना जा सकता था, लेकिन इसे बनाने के लिए आवश्यक जड़ी बूटियां बहुत दुर्लभ थीं। इन जड़ी बूटियों की कीमत और दुर्लभता की तुलना कुछ उच्च स्तरीय डैन के लिए आवश्यक जड़ी बूटियों से भी की जा सकती थी। नीला गहरा फल मुख्य सामग्रियों में से एक था और हालांकि इसकी रैंक उतनी ऊंची नहीं थी, फिर भी फाउंडेशन बिल्डिंग डैन किसी को सच्चे मार्शल दायरे में प्रवेश दिलाने में मदद करने वाली एक अद्भुत औषधि थी, इसलिए ये बहुत महंगे दामों पर बिकते थे। इसे मुझे बेच दो, उसके बाद मैं फाउंडेशन बिल्डिंग डैन को परिष्कृत करने में तुम्हारी मुफ्त में मदद करूंगा। मैं यूं ही दूसरों के लिए गोलियां नहीं बनाता। एल्डर डैन को भी नीला गहरा फल, एजियो प्रोफाउंड फ्रूट, में बहुत दिलचस्पी थी। हालांकि उन्हें पहले 10 फल मिल चुके थे, लेकिन वे सब जल्दी ही खत्म हो गए थे। यह वाकई बहुत समय पहले की बात है और तब से उन्होंने फाउंडेशन बिल्डिंग डैन को परिष्कृत नहीं किया था। अगर तुमने पहले मेरे लिए मुश्किलें खड़ी न की होती तो तुम्हें उनमें से एक देना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अब मैं इसे तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगा। चेन जियांग ने अपना सिर झटक दिया। वह उसे दोबारा नहीं देखना चाहता। यून शियादाओ ने अगले ही पल चेन जियांग को जल्दी से खींच लिया, इस डर से कि कहीं वो एल्डर डैन का गुस्सा न भड़का दे। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। एक के बदले 5 लाख क्रिस्टल पत्थर बेचोगे? एल्डर डैन ने व्यंग्य किया। उसे यकीन नहीं था कि चेन जियांग को लुभाया नहीं जाएगा। मैं नहीं बेचूंगा, चेन जियांग ने दृढ़ता से उत्तर दिया। 1 लाख क्रिस्टल पत्थर बिकेंगे या नहीं? एल्डर डैन ने ठंडे स्वर में पूछा। बेच दिया, चेन जियांग मुस्कुराया। 10 लाख क्रिस्टल पत्थर कोई छोटी रकम नहीं थी, और अगर वह नहीं बेचने वाला था तो वह बेवकूफ था। इसके अलावा इससे एल्डर डैन के साथ उसके रिश्ते पर भी बुरा असर पड़ता। मैं नहीं खरीदूंगा, एल्डर डैन ने कहा और एक गुस्सैल छोटी बच्ची की तरह जमीन पर पैर पटका और जाने के लिए मुड़ गया। चेन जियांग ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, छी, ये औरत अपना वादा तोड़ रही है। पहले तो उसने कहा था कि अगर मैं जीत गया तो वो मुझसे शादी करेगी। मैंने बड़ी मेहनत से उसे हराया और अब वो अपने वादे से मुकर रही है। मैं क्या करूं? जब एल्डर डैन ने उसका ये कथन सुना तो वह पीछे मुड़ी और ठंडे स्वर में बोली, 1 लाख क्रिस्टल पत्थर मैं खरीद लूंगी। चेन जियांग वास्तव में एल्डर डैन का मुखौटा उतारना चाहता था और चरम मार्शल संप्रदाय की एकमात्र महिला की उपस्थिति पर एक नजर डालना चाहता था। दिव्य शास्त्र स्वर्ग साम्राज्य की महारानी के साथ आपके संबंध कैसे हैं? क्या सब ठीक है? चेन जियांग ने पूछा। उसे अचानक एक विचार आया था। हम दोनों महिलाएं हैं और हमारा रिश्ता भी बुरा नहीं है। आप क्यों पूछ रहे हैं? एल्डर डैन ने जवाब दिया। मैं तुम्हें 2 नीले गहन फल दूंगा। क्या तुम फाउंडेशन बिल्डिंग डैन जड़ी बूटियों का एक सेट तैयार करने में मेरी मदद कर सकते हो और फिर एक डैन जू शियान को और दूसरा आइसविंड वैली में लेंग युलान को भेज सकते हो? चेन जियांग की आंखें घूम रही थीं। फाउंडेशन बिल्डिंग डैन के लिए जड़ी बूटियों का पूरा सेट सफलतापूर्वक तैयार करने पर बिना किसी बर्बादी के अधिकतम 2 डैन प्राप्त हो सकते थे। सामान्यतः रसायन शास्त्री केवल 1 डैन ही तैयार कर पाते थे, लेकिन चेन जियांग को दृढ़ विश्वास था कि एल्डर डैन 2 डैन बनाने में सक्षम है। मैं तुम्हारे क्रिस्टल पत्थर नहीं लूंगा, इसे एल्डर डैन के लिए एक उपहार माना जा सकता है, चेन जियांग ने कहा। वह वास्तव में एल्डर डैन के साथ ऐसे कठोर संबंध नहीं रखना चाहता था, क्योंकि बाद में वह न केवल एक्सट्रीम डैन प्रांगण में प्रवेश करना चाहता था, बल्कि एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में बहुत लंबे समय तक रहने की भी योजना बना रहा था। हो सकता है कि भविष्य में जब वह अनुभव के लिए चेनवू मुख्य भूमि की खोज पर निकले तो वह कुछ परेशानी खड़ी कर दे। उस समय उसे एक्सट्रीम मार्शल संप्रदाय में शरण लेने की आवश्यकता हो सकती है। वू काइमिंग, यून शियादाओ और झांग दे सभी चेन जियांग के इस तरह से व्यवहार करने का कारण समझ सकते थे और उन्होंने इसका भरपूर समर्थन भी किया। एल्डर डैन एक क्षण के लिए चुप रहे और फिर बोले, क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करता हूँ? चेन जियांग ने सिर हिलाया, आह भरी और फिर कहा, मैं ये जानना बहुत पसंद करूंगा। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें बता दूंगी। एल्डर डैन ने 2 नीले गहन फल उठाए। अब उनकी आवाज में पहले से कहीं कम नफरत थी। उन्होंने पूछा, लेंग युलान तुम्हारी कौन है? तुम्हारी मंगेतर तो पहले से ही जू शियान है, फिर भी तुम दूसरों के बारे में सोचते हो। मर्द सच में ऐसे ही होते हैं, चेन जियांग ने जल्दी से समझाया। युलान मेरी धर्मपत्नी बहन है और मैंने उसे एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट में शामिल होने के लिए भेजा था। हालांकि मुझे पहले से एक्सट्रीम मार्शल सेक्ट के नियम नहीं पता थे, इसलिए वह बाद में आइसविंड वैली चली गई, लेकिन वह बहुत दूर है। मैं वहां जल्दी नहीं जा सकता और उसके धर्मपत्नी भाई होने के नाते मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। इसलिए मैं एल्डर डैन से बस यही अनुरोध कर सकता हूँ। हम कसम खाई बहन। ये तो कहने का अच्छा तरीका है। कौन जाने तुम्हारे मन में और क्या इरादे हैं? एल्डर डैन ने बोलते बोलते बात खत्म की, मुड़े और चले गए। चेन जियांग और बाकी लोग थोड़े हैरान थे। एल्डर डैन की आवाज में ईर्ष्या की झलक थी। बड़े भाई चेन, मैं शुरू से ही आपको इसी नाम से पुकारता आया हूँ। क्या आप मुझे भी अपना शपथ लिया हुआ भाई मानेंगे या नहीं? यून शियादाओ ने चेन जियांग के हाथ में मौजूद 3 नीले गहन फलों को देखते हुए एक धूर्त मुस्कान के साथ कहा। चेन जियांग ने जवाब देने से पहले यून शियादाओ को भावशून्य दृष्टि से देखा। तुम बहुत अमीर आदमी हो, तुम्हें इस छोटी सी बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। बड़े भाई चेन का इरादा तुम्हारी शपथित बहन से मिलने के समय वाकई बुरा था, यून शियादाओ ने बुदबुदाते हुए कहा।
वह लेंग युलान के बारे में भी थोड़ा बहुत जानता था। वह और जू शियान एक जैसी थीं। दोनों ही युवा पीढ़ी की सबसे प्रतिभाशाली छात्राओं में गिनी जाती थीं। वू काइमिंग ने 2 बार सूखी खांसी के बाद कहा, तुम और एल्डर डैन के बीच मतभेद सुलझने लगे हो। ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं तुम तीनों को चरम मार्शल संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में से एक बनने पर बधाई देता हूँ। तुम अपने द्वारा प्राप्त किए गए राक्षसी जानवरों के आधे शवों को ले जा सकते हो। बाद में लिटिल फैटी तुम्हें आंतरिक मार्शल प्रांगण में घुमाएगा ताकि तुम सब उससे परिचित हो सको। तीनों राक्षस जानवरों की लाशें ले जाने के बाद बेहद उत्साहित होकर रहस्यमय लोक से चले गए। झू रोंग काफी देर से बाहर उनका इंतजार कर रहा था। झू रोंग और यून शियादाओ के बीच संबंध काफी अच्छे होने के कारण उन्हें चेन जियांग और अन्य लोगों को आंतरिक संप्रदाय के माध्यम से मार्गदर्शन करने की व्यवस्था की गई थी। TLN डिटेंटे एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका अर्थ है तनाव से मुक्ति। यहाँ इसका तात्पर्य एल्डर डैन और चेन जियांग के बीच संबंधों में आए सहजता से है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 1969 में शुरू हुए भू राजनीतिक तनाव में सामान्य कमी के संदर्भ में किया जाता है।